नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि सर इस चैप्टर का वीडियो तो पहले ला चुके थे, दोबारा से इस चैप्टर का वीडियो क्यों लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और पूछना भी चाहिए। तो देखो, जब इस चैप्टर का वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस टाइम पर हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी, इस वजह से हम उस वीडियो में अपना 100% नहीं दे पाए थे। पहला रीजन तो ये है, ठीक है। लेकिन ये कोई रीजन नहीं बनता है ना कि हम इस चैप्टर का वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करके आपके सामने लाएं। दूसरा रीजन ये निकल के आता है कि भैया जब हमने वीडियो को अपलोड कर दिया था उसके बाद हमारी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब हुई और हमने कहा कि भाई 2 दिन तक क्लास नहीं आएगी, तीसरे दिन हम आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। उसके बाद हम दवा लेने के लिए गए थे एंड मैंने कल देखा कि भाई वीडियो जो है हमारा डाउन हो गया। डाउन क्यों हुआ वो प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा खोज भी नहीं करता हूं। एंड वीडियो चलना बंद हो गया था, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब मेरे पास ना एक गोल्डन चांस था कि हम इस चैप्टर का वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करके आपको दे सकूं, या तो उसी वीडियो को ठीक करने के लिए मैं मेहनत कर सकूं। ठीक है, 2 में से एक काम कर सकता था। मैंने क्या किया, उस वीडियो को डिलीट कर दिया। ठीक, क्योंकि उसमें मैंने अपना 100% भी नहीं दे पाया था। मानते हैं कि 1 घंटे का वीडियो था, 700 के आसपास व्यूज भी आ चुके थे और वीडियो चल भी बहुत अच्छा रहा था, लेकिन डाउन हो गया था एंड उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैं सही कर सकता था बट मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। एंड डिलीट करने के बाद में इस चैप्टर का दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड इसमें मैं अपना 100% दूंगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके टीचर आपको इतने अच्छे ढंग से इस चैप्टर को पढ़ा नहीं पाएंगे जितने अच्छे ढंग से मैं पढ़ा दूंगा। और ये चैप्टर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, इस तरह से पढ़ाऊंगा। मैं इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर के आया इस चैप्टर के ऊपर कि आप कभी इन स्टोरी को नहीं भूलोगे एंड जब तक आपको ये स्टोरी याद रहेंगी ये चैप्टर आपको कंठस्थ रहेगा। तो जो लोग इस चैप्टर का वीडियो पहले से देख चुके हैं वो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, जो लोग नए हैं वो इस चैप्टर को नए के तौर पर देखें और पूरे चैप्टर को समझे। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज के इस चैप्टर का नाम क्या है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हां देखो, जिन लोगों को नहीं पता है हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का एक नया स्पेशल कोर्स चल रहा है जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। हमारे सेकंड चैनल पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस आ रही हैं एंड हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री की तो नहीं आ रही बट ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस की भी क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज के इस चैप्टर का नाम क्या है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब हमारे मन में भैया सवाल खड़ा होता है कि ग्लोब किसे कहते हैं। तो बहुत समय पहले, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ कि हमारे जहां के जो वैज्ञानिक थे उनको खुजली हुई किसको लेकर के, हमारी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कि भाई हम पृथ्वी को समझें कि पृथ्वी आखिरकार है क्या। ठीक है, हमारे यहाँ के जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन लोगों को खुजली हुई कि भाई हमें ना पृथ्वी के बारे में जानना है। लेकिन इससे पहले उनको पता ही नहीं था कि हमारे भारत में एक वैज्ञानिक हो चुके हैं जिनका नाम, जो खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारियां लिख के रख दी थी आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक में। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, हमारे यहां पर दिन और रात क्यों होती है, हमारे यहां पर मतलब जो ग्रहण पड़ता है उसके बारे में भी बताया था। इसके अलावा और भी कई सारी बातों को उन्होंने पुस्तक में लिख करके रख दिया था। लेकिन आधुनिक काल के वैज्ञानिक वो किस पुस्तक को मानने वाले, उन्होंने कहा कि भाई हम पृथ्वी का अध्ययन अपने आधार पर करेंगे और डिटेल में पृथ्वी को समझेंगे। अब जब पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए चले तो पृथ्वी कोई भैया इतनी छोटी चीज तो है नहीं कि आप उसको अपने हाथ में ले लोगे और उसके बारे में देख सुन के खोल के सब बता दोगे। पृथ्वी इतनी बड़ी और आप इतने बड़े। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, पृथ्वी का एक छोटा सा रूप तैयार किया जिसको नाम इन्होंने दिया ग्लोब। अच्छा, ग्लोब की डेफिनेशन उन्होंने क्या बताई, तो ग्लोब की डेफिनेशन होती है भैया कि पृथ्वी का एक लघु रूप जिस पर पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, जिसमें आपको मिलता है महाद्वीप, जिसमें आपको मिलता है महासागर, देश, इन सभी की जानकारी को अंकित होती है। हम कह सकते हैं कि ग्लोब वो चीज है जिसमें आपको पृथ्वी में देखने वाली समस्त चीजों की जानकारी मिलती है, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, महाद्वीप हो, देश हो, इन सभी की जानकारी जिस चीज पर मिलती है पूरी पृथ्वी की, उसे हम कहते हैं ग्लोब। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना दिमाग दौड़ाया और एक ग्लोब तैयार कर लिया। ठीक है, फिर जब इन्होंने थोड़ी सी और जानकारी की तो इनको पता चला कि हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई अवस्था में है।
कितने डिग्री झुकी हुई है। तो देखो इसके बारे में फिलहाल हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल बताया गया कि पृथ्वी हमारी कितनी झुकी हुई है, क्यों झुकी हुई है, कैसे झुकी हुई है। अभी बस इतना जान लो कि वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, इतना जान लो कि अभी जो झुकी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये अपने अक्ष पर, यानी कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, और पृथ्वी में जो मेन लाइन होती है, मिडिल लाइन, ठीक है, इसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अपने 0 डिग्री की लाइन पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का ये हो गया। ठीक है, एक मिनट, 90 डिग्री का कोण ये हो गया और ऐसा कोण बनाती है। ठीक है, जो कि यहां से अगर आप देखो ये वाला, एक मिनट, ये, ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला सिरा, ये हो गया नीचे वाला सिरा। ठीक है, और ये अगर आप कोण देखोगे तो ये आपको 66.5 डिग्री का कोण मिलेगा। और यहां से यहां तक की दूरी जो आपको मिलेगी, जो झुकी है, वो कितनी, 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई। इतना आप याद रखो, जो कि सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भैया हमारे वैज्ञानिकों को पता चला कि जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। फिर इनको यह भी पता चला कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल गोल घूमती अपने अक्ष पर। कहां पर? अक्ष कहां किसे कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है ये। ठीक है, अपने अक्ष पर। ठीक है, यहां पर गोल गोल घूमती भी रहती है, जिस वजह से दिन और रात होता है। तो हमारे वैज्ञानिकों को खुजली हुई कि अब भाई हमने ग्लोब तो बना लिया है। ठीक है, अब ग्लोब को घुमाया कैसे जाए। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक स्टैंड तैयार किया। स्टैंड में झुकी हुई अवस्था में एक सुई लगाई और सुई के चारों ओर पृथ्वी से ग्लोब को फिट कर दिया कि भाई जैसे पृथ्वी हमारी घूमती है इसी तरह से ग्लोब भी घूमने लगे। ठीक है, अब ग्लोब पर वो 2 बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरी, ठीक है, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, इनको कह दिया कि भाई ये सर है और ये इसका पैर का एड़ी वाला भाग है। ठीक है, इसको नाम दिया इन्होंने उत्तरी ध्रुव और इसको इन्होंने नाम दिया दक्षिणी ध्रुव। क्यों नाम दिया? क्योंकि भाई हमारी पृथ्वी में जो 4 दिशाएं हैं उनके बारे में तो आप जानते होंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है हमारा, आधा भाग, आधा ऊपर वाला कहलाता है उत्तर और आधा नीचे वाला कहलाता है दक्षिण। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर का सर वाला एरिया था, चोटी जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, जहां से सुई गुजरी, जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट जिसे आप कह सकते हो ऊपर का, ठीक है, उसे इन्होंने नाम दिया क्या? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को नाम दिया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और जो ये सुई गुजर रही थी, सुई को उन्होंने क्या नाम दिया? अक्ष नाम दिया, जो कि काल्पनिक है, काल्पनिक रेखा के रूप में। बाकी इसका कोई भी पृथ्वी पर मौजूदा साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अर्थात ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती जिसे अक्ष कहा जाता है, और ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव आपका ये हो गया और दक्षिण ध्रुव ये हो गया। अब हमारी पृथ्वी का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों को इन 3 चीजों के बारे में पता चल गया। कौन सी? सबसे पहली तो हमारी पृथ्वी जो है झुकी हुई अवस्था में। दूसरी, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग जो है इसको कहा गया उत्तरी ध्रुव और नीचे वालों कहा गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 2 चीजें होंगी। तीसरी चीज ये कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ये चीज पता चल गई। और चौथी चीज उनको ये पता चली, बोनस में ले लो, कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 4 चीजें हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को पता चल गई। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इधर से इधर की ओर। ठीक है, ऐसे हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से घूमती है। ठीक है, याद रखना, कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी घूमती रहती है। ठीक है, अपने अक्ष पर, अक्ष किसे कहते हैं? तो इससे। ठीक है, अपने अक्ष पर। ठीक है, लट्टू जैसे नाचता है इसी तरह से अपने लक्ष्य पर टेढ़ी होकर के नाचती रहती है, झुकी अवस्था में ऐसे ही नाचती है। अब पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं है, जो कि मैंने पहले बताया। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। इतना हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने पता कर लिया। अब भैया इनके दिमाग में खुजली हुई कि हम पृथ्वी के बारे में डिटेल में जानकारियां प्राप्त करेंगे। किसमें? डिटेल में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो भैया निकल पड़े डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन डिटेल में जानकारी प्राप्त करोगे जब, तो पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, पृथ्वी को कई भागों में बांटना पड़ेगा। जब तक आप पृथ्वी को कई भागों में नहीं बांटोगे, पृथ्वी के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं कर पाओगे। अब जैसे मान लो सपोज दैट कि आप किसी एक कमरे में बंद हो, ठीक है, और आपको अपने कमरे के बारे में जानकारी करनी है कि भैया हमें हमारे कमरे के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कमरे का आकार क्या है, कमरा गोल है या कमरा रेक्टेंगुलर है, या फिर कमरा जो है स्क्वायर में है, सर्किल में है, ठीक है, या फिर उसका मतलब आकार क्या है। तो हमारी पृथ्वी का आकार क्या है, आप सभी लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था। पृथ्वी का आकार जो है, तो इसकी एक बहुत ही बड़ी कहानी। देखो, पृथ्वी का आकार की अगर बात की जाए तो हमारे, अगर आप आर्यभट्ट के अनुसार देखोगे तो उन्होंने कहा था कि भाई गोल है, ध्रुवों पर चपटी है, जो कि बिल्कुल सही बताया। अन्य भी कई सारे ग्रंथ हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, किसी में बताया गया कि पृथ्वी जो है इडली के समान है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट है यानी कि चपटी है पूरी पृथ्वी, जैसे इडली आप देखते हो उसके समान बताया गया है, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल ही गलत तर्क दिया गया है। ठीक है, तो हमारे के वैज्ञानिकों ने जब ये देखा कि जो हमारी पृथ्वी एक गोल है, ठीक है, हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन गोल में भी कौन सा गोल है। हम कहते हैं कि एक तो भाई बिल्कुल गोल हो गया, यानी कि ऐसी क्या हमारी पृथ्वी ऐसी है,
पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। अब ध्रुव कौन सा है, वैसे तो मतलब ऐसे ही हमारी पृथ्वी आ जाती है ये वाला, ठीक है, हम कह सकते हैं ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, बट हम अपनी आसानी के लिए अब से पृथ्वी को टेढ़ा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सीधा करके पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आसानी चाहिए पृथ्वी को पढ़ने के बारे में। अब हर बार अगर टेढ़ा करके बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है, समझने में। वैसे है हमारी पृथ्वी झुकी हुई, लेकिन हम इसको सीधा बना करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारी पृथ्वी जो है यहाँ ये हमें मिलता है उत्तरी ध्रुव और ये मिलता है हमें दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है वहां पर थोड़ी सी चपटी है, यानी कि ऐसी आप कह सकते हो, ठीक है। कैसी है, ऐसी है, थोड़ी सी चपटी, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने जो बताया था वो हम उल्टा बताए गए थे, यहां पर गोल है, ठीक है, ये वाला एरिया गोल है, और जो ध्रुव है वहां पर चपटी। चपटी होने का अर्थ होता है दबा हुआ, ठीक है, चपटी होने का अर्थ क्या होता है, दबा, जिस तरह से यहां पर उसी तरह से यहां पर, ठीक है। अब हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई हमारी पृथ्वी ना तो गोल है, ना तो लंबी है, ठीक है, ना तो त्रिभुजाकार है, ना तो बिल्कुल चौकोर है, ना ही आयताकार है, तो पृथ्वी का आकार होगा क्या। तो एक महान विद्वान व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी का आकार होगा जियोइड। क्या होगा, जियोइड। तो भाई ये तो थे अंग्रेज, ठीक है। इन्होंने जब हमारे भारत में आकर के बताया कि भाई पृथ्वी का आकार जियोइड है, तो भारत वालों ने कहा हिंदी अंग्रेजी नहीं मानेंगे, हिंदी में बताओ। तो उन्होंने हिंदी में भी कह दिया कि भाई जियोइड ही है। तो उन्होंने कहा जियोइड का अर्थ क्या है, तो उनका जियोइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार का। क्या होता है, पृथ्वी के आकार का। हमारे यहाँ के हिंदी वाले लोग बोले कि अच्छा हमें मूर्ख बना रहे हो, तो भाई उन्होंने कहा कि हमें मूर्ख बना रहे हो, सीधे सीधे हिंदी में एक नाम रख दे, वरना बहुत रहपट पड़ेंगे। तो एक नाम रखा गया जिसको नाम दिया गया भू आब। क्या नाम दिया गया, भू आब, ठीक है। पृथ्वी, भू आब का अर्थ क्या निकाला गया, उसका भी अर्थ निकाला गया पृथ्वी के आकार का, ठीक है। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि भू आब के आकार का है, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि जियोइड, ठीक है। तो पृथ्वी का आकार हमको पता चल गया। अब जब पृथ्वी के आकार का हमें अंदाजा लगा, तो हम देखो वैसे ध्रुवों पर चपटी है, बट हम इसे गोल बनाएंगे और गोल ही इसे समझें, क्योंकि मेन चपटी कैसी है तो इसकी तो हमें जानकारी है नहीं, ठीक है। हमें इतना तो पता चलेगा कि इसके आकार को क्या कहा जाता है एंड कैसी, बट डिटेल में जानकारी नहीं है भाई, हम इतनी विद्वान थोड़ी ना है, ठीक है। जब वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए पूरा का पूरा आकार, बिल्कुल डिजाइन, वैज्ञानिक गोल रूप में इसका अध्ययन करते हैं, तो हम कैसे चपटी बनाकर अध्ययन कर सकते हैं। आगे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो भाई जब पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए चले, तो इन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी बहुत बड़ी है और पृथ्वी का अध्ययन ऐसे तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। इन्होंने क्या किया, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, बीच से एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, ये पृथ्वी है, और इन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर एक लाइन खींच दी। अब आधी पृथ्वी ऊपर निकल गई और आधी पृथ्वी नीचे आ गई। इन्होंने कहा जो आधी ऊपर वाला भाग है इसको हम दे देते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, इसे उत्तरी गोलार्ध नाम दे देते हैं। और जो नीचे वाला आधा भाग है इसको हम नाम दे देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम दे देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और जो बीच की लाइन ये निकलेगी इसको नाम दे देते हैं विषुवत वृत्त, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहां पर पृथ्वी के नामकरण होने लगे। दो भागों में पृथ्वी डिवाइड हो गई, ठीक है, और पृथ्वी को तीन नए नाम मिले। एक कौन सा नाम मिला, एक नाम मिला ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और एक नीचे का जो इलाका था इसको नाम मिला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और जो ये लाइन निकाली गई, इस लाइन को क्या नाम दिया गया, विषुवत वृत्त नाम दिया गया, ठीक है। ये तीन चीजें आप समझ गए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये मिल गई आपकी विषुवत वृत्त, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एक वैज्ञानिक और आए जिन्होंने कहा भैया आपने इसे नाम दे दिया उत्तरी गोलार्ध, इसे नाम दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। आप एक काम करो, जो ध्रुव हैं, ठीक है, ये वाले ध्रुव, ठीक है, इनको भी नामकरण कर दो, ठीक है, इनका भी नामकरण कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इनका भी नामकरण कर देते हैं। इसको नाम दिया गया उत्तरी ध्रुव, जिसके बारे में भी हमने यहां पर पढ़ा था, और इसको नाम दिया गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो आपको पांच चीजें मिल गई, एक उत्तरी ध्रुव मिला, एक दक्षिणी ध्रुव मिला, एक आपको उत्तरी गोलार्ध मिल गया, एक आपको दक्षिणी गोलार्ध मिल गया। अब भैया जब इतना सब कुछ हो गया तो यहां पर आप देखो क्या कहा जा रहा है, ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। हमने देख लिया, ठीक है। विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। अब जैसे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया तो बीच वाली जो लाइन थी उसको क्या कहा गया, 0 डिग्री की लाइन, क्या, शून्य अंश अक्षांश, ठीक है। अच्छा, जो हमारे यहां पर ये रेखाएं तैयार की जा रही, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी पर जो ये इस प्रकार की लाइन तैयार की गई, भैया ये एक लाइन है जिसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, विषुवत वृत्त नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इसे विषुवत वृत्त नाम दिया गया। तो ये जो लाइन है, ऐसी जितनी भी लाइनें हमारी पृथ्वी पर खींची जाएंगी, इन सभी लाइनों को क्या नाम दिया जाएगा, अक्षांशीय रेखा।
क्या नाम दिया जाएगा? अक्षांशीय रेखा, ठीक है, जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस लाइन को नाम दिया गया 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, ठीक है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा इसको नाम दिया गया, ठीक है। और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, यानी ये वाला जो इलाका था, इस पूरे के पूरे इलाके को नाम दिया गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो ये वाला इलाका था इसको नाम दिया गया दक्षिणी गोलार्ध, जो कि हमने यहां पर पढ़ लिया। अब ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ठीक है, यानी कि आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे और 0 डिग्री की लाइन के बीच में, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब क्या ये जो लाइन है, ठीक है, ये सभी स्थानों की स्थिति को बताएगी? जी हां, बिल्कुल। कैसे, इस चीज को समझो यहां पर। तो भैया जब इस लाइन को खींचा गया तो इस लाइन ने वैज्ञानिकों से कहा कि भाई हमारा का काम केवल इसमें इतना ही कि हम 0 डिग्री की लाइन है, भाई हमें बनाया है तो हमें कोई काम भी तो दो, हम बेरोजगार बन के कैसे रहेंगे? वैज्ञानिकों से जब इस लाइन ने यह सवाल पूछा तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ठीक है, अब तुम लाइन केवल अकेली नहीं रहोगे, ठीक है। ये जो लाइन है अभी तक कैसी थी? ये लाइन अभी तक अकेली थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई हम कई सारी ऐसी लाइनों को बनाए दे रहे हैं, ठीक है, जिनमें 0 डिग्री की ये लाइन हो गई, 0 डिग्री के बाद में एक लाइन हो गई 1 डिग्री की, फिर दूसरी लाइन बनाई 2 डिग्री की, फिर तीसरी लाइन बनाई 3 डिग्री की, फिर चौथी लाइन बनाई 4 डिग्री की। ऐसे करते करते कई सारी लाइनें बनाते हुए चले गए। और ये जो पॉइंट था जिसे इन्होंने नाम दिया था उत्तरी ध्रुव, ठीक है, इस यहां तक 90 डिग्री तक 90 लाइनें इन्होंने बना दी, ठीक है। कितनी लाइनें बना? ये 90 डिग्री तक लाइनें बनाते चले गए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, मतलब एक एक करते बनाते गए। पूरे के पूरे 89 कितनी 89 बना करके, ठीक है। और 90 डिग्री पर एक पॉइंट है, ठीक है, 89 लाइनें बना दी और 90 डिग्री पर एक पॉइंट देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि वो जो है तो वो अगर आप देखो तो एक पॉइंट के रूप में लाइन उसे कहते हैं जिसमें 2 मतलब बिंदु हो, ठीक है, कि यहां से शुरू हुई और यहां पर जाकर के खत्म हो गई। लेकिन पॉइंट में कोई 2 बिंदु नहीं होते। जो 90 डिग्री की है रेखा वो एक पॉइंट के रूप में, तो उसे हम रेखा के रूप में नहीं गिनते। तो 89 लाइनें बना दी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई जो तुम विषुवत वृत्त हो, तुम 0 डिग्री की लाइन हो, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये तो तय हो गया कि यहां पर क्या है कि अक्षांशीय रेखाएं बना दी गई हैं। जैसे ऊपर बनाएगी ऐसे ही नीचे भी कई सारी लाइनें बना दी गई। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये हमारी विषुवत वृत्त हो गया। इसके ऊपर कई सारी लाइनों को बनाया गया, ठीक है, जो कि 90 डिग्री तक जाती हैं। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 90 डिग्री तक की लाइनें बना दी गई। इसी तरह से अब भैया जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध था वो नाराज हो गया। उसने कहा उन्हें तो इतनी सारी लाइनें दे दी, ठीक है, हमें एक भी लाइन नहीं दी, ऐसा क्यों किया? तो भाई वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, जैसी लाइनें हमने उत्तरी गोलार्ध को दी ऐसी ही लाइनें हम तुम्हें दिए दे रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध था, दक्षिणी 90 डिग्री पर आपको दक्षिण ध्रुव मिलता है, तो 90 डिग्री तक ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी लाइनें खींच दी गई। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि मतलब जो विषुवत वृत्त था उसने कहा कि तुम हमें नाम दे रहे हो कि भाई हम जो है विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का कार्य करेंगे, लेकिन हम काम कैसे करेंगे? तुमने कहा कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हम कहेंगे इतनी डिग्री पर की लाइन पे जाओ, और 1 डिग्री से दूसरी डिग्री की लाइन जो है उसके बीच में दूरी कितनी है? तो भाई फिर हमारे यहाँ के वैज्ञानिक गए, उन्होंने कहा कि भाई 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच की जो दूरी है उसे हम नाप लेते हैं। उन्होंने नाप के बताया 111.3 किलोमीटर, ठीक है, 111.3 किलोमीटर दूरी होती है 1 डिग्री की लाइन से 2 डिग्री की लाइन के बीच में। यह बात याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां तक हमने क्या समझ लिया? विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के ऊपर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त, ठीक है। जो 2 बराबर भागों में बांटती रेखा है उस रेखा को शून्य अंश अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। यह शून्य अंश अक्षांश को प्रदर्शित करती है, और शून्य अंश अक्षांश से ऊपर का आधा भाग जो है, ठीक है, स्थित ऊपर के आधे भाग में उत्तर वाले आधे भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में स्थित आधे भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब ये दोनों जो भाग हैं, ठीक है, दोनों ही बराबर के आधे आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाकर के तैयार करती है। एवं यहां पर यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का भी महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये जो लाइन है इसे आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि भाई हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसे मतलब एग्जांपल के रूप में समझते हैं। हमारी पृथ्वी ये है, कितनी ये है? हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है। ये हो गई हमारी 0 डिग्री की लाइन, 0 डिग्री की लाइन, जिसे हमने नाम दिया क्या? विषुवत वृत्त, ठीक है। कितनी? 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है। 0 डिग्री लाइन से ऊपर जब गए तो हमने देखा यहां पर एक लाइन हमको मिलती है, कितने? 50 डिग्री की, 50 डिग्री की एक लाइन मिलती है। 50 डिग्री की लाइन पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है।
कहां पर, उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री की लाइन पर एक व्यक्ति खड़ा है। अब यहां पर एक और व्यक्ति खड़ा है, मान लो कि 50 डिग्री की लाइन पर आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है, और आप कहां पर खड़े हो, 0 डिग्री की लाइन पर खड़े हो, और आपको क्या है कि अपने दोस्त को बताना है कि भाई हम 0 डिग्री की लाइन पर खड़े हैं, यहां से आप यहां पर आ जाओ, ठीक है। और वो कह रहा है, अब आपने उससे कहा, अब वो कह रहा है कि भाई हम आ तो जाएंगे, हम आएंगे ट्रेन से, ठीक है, तो ट्रेन से आएंगे, हमें ये बताओ कि यहां से वहां तक की दूरी कितनी है, ताकि हम अपना सामान उतना ही बांध बूंद के चले, ठीक है, क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी खाने के लिए। अगर 2 कदम की दूरी हो तो हम ऐसे ही आ जाएं, ठीक है, नहीं तो फ्लाइट से या ट्रेन से, दूरी बताओ कितनी है। तो इसने कहा कि भाई 50 डिग्री की दूरी पर आप हमसे खड़े हो, ठीक है, 0 डिग्री लाइन है और आप 50 डिग्री की लाइन पर खड़े हो, वो भी उत्तरी अक्षांश में, तो अर्थात हमें क्या है कि यहां से वहां तक की दूरी नापनी होगी। अब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में जो आप जाते तो आपको कितनी दूरी मिलती, 111.3 किलोमीटर। तो इसने कहा कि 50 में गुणे कर लो, 111.3 किलोमीटर, जितनी भी दूरी आए वो आपकी यहां से यहां के बीच की दूरी है, ठीक है। इस तरह से जो हमारी ये रेखा है 0 डिग्री की लाइन, वो ये बताने का काम करती है कि भाई एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। इसी तरह से इनकी एक और मतलब दोस्त थी, ठीक है, वो कहां पर खड़ी थी, वो खड़ी थी यहां पर 66 डिग्री की लाइन पे, ठीक है, 66 डिग्री की लाइन पर खड़ी थी, ठीक है, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे ये खड़ी थी, ठीक है, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। इससे पूछा कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई 66 डिग्री की लाइन पर आप खड़े हो, यानी कि 111.3 में इंटू 66, ठीक है, जितनी निकल के आई उतनी दूरी हो गई यहां से यहां तक के बीच की। तो इस प्रकार से जो हमारी विषुववृत्त रेखा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की, यानी कि विभिन्न स्थानों की दूरी बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बन गई, ठीक है। आगे बढ़ते, अब अक्षांश रेखाओं के बारे में जो लिखित रूप से दिया रहा है इसको समझ लेते हैं। तो विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। हाँ, एक बात और समझ लो, जैसे कि हमने भी जो पृथ्वी को पढ़ा है, ठीक है, वो सामने से पढ़ा है, ठीक है, यानी कि जो विषुववृत्त है आप देख रहे हैं सामने से पढ़ा है। अब हम अगर आप ये ऊपर से पृथ्वी को देखोगे तो जो रेखाएं आपको देखने मिलती है पूरी पृथ्वी पर गोल गोल मौजूद है। सपोज दैट कि एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, हमने ले ली है पृथ्वी। अब जो हमारी पृथ्वी है ये कैसी, सामने से नहीं बल्कि हम इसके चोटी से देख रहे हैं, ऊपर से, ठीक है, जैसे आप पृथ्वी के पहाड़ को चोटी से देखते हो, बिल्कुल पूरा का पूरा पहाड़ आपको दिख जाता है। इसी तरह से हम पृथ्वी के सर के ऊपर खड़े हो गए, ऊपर से देख रहे हैं। अब यहां पर जो आपको ये मुख्य लाइन दिखाई दे रही है, एक मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, ठीक है, ये कौन सी है, ये हमारी विषुववृत्त है, क्योंकि विषुववृत्त कहां पर है, पृथ्वी के मध्य में स्थित है, और मध्य में पृथ्वी की जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, यहां पर थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। इस वजह से जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, बीच वाले एरिया में सबसे ज्यादा चौड़ी पृथ्वी है, और यहीं पर हमने एक लाइन निर्धारित की जिसका नाम है विषुववृत्त, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी लाइनें हैं, ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ, तो अब हम इसको फिर से चोटी पे आ जाते हैं। हम चोटी से देखते हैं चोटी कहां पर है, मान लेते हैं भाई चोटी जो है इसकी यहां पर है, ठीक है, ये इसकी चोटी है। हम चोटी से खड़े होकर के पृथ्वी को देख रहे हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है जितने भी ये अक्षांश रेखाएं वो कैसी हैं, वो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर फैली है, ठीक है। ये एक अक्षांश रेखा हो गई, दूसरी अक्षांश रेखा ये हो गई, ठीक है। इसी तरह से कई सारी अक्षांश रेखाएं जो कि पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है, ठीक है। इन अक्षांश रेखाओं को कई सारे नाम भी दिए गए, ठीक है। वैसे हम देखो एक अच्छे ढंग से बना नहीं पा रहे, मैं आर्ट का बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं फिर भी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे समझ सकते हो, मेरी बहुत ही मेहनत है, इसी मेहनत के नाम पर आप एक लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो सबसे जो बड़ी लाइन आपको दिख रही है ये वाली, इस लाइन को क्या नाम दिया गया, इस लाइन को नाम दिया गया विषुववृत्त, ठीक है। इसके बाद में 1 डिग्री की लाइन, 2 डिग्री की लाइन, 3 डिग्री की लाइन, ऐसे कई सारी लाइनें हैं, और जो आपको बीच में पॉइंट देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहा गया, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और इसके नीचे जब हम जाते हैं, भाई हम तो चोटी से देख रहे हैं, ठीक है, एडी की ओर अगर देखेंगे पृथ्वी के, यानी कि नीचे वाले भाग में, तो नीचे वाले भाग में इसको कहा जाएगा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव के बाद में 1 डिग्री की विषुववृत्त से दक्षिण ध्रुव में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसी कई सारी रेखाएं हैं, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। हमने इतना समझ लिया। अब जो अक्षांश है इनको अंशों में मापा जाता है कि भाई 1 डिग्री में 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 20 अंश उत्तर, 40 अंश उत्तर, ठीक है, 60 अंश उत्तर, 80 अंश उत्तर, इस प्रकार से कहा जाता है। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश रेखा इनकी विषुववृत्त हो गई। विषुववृत्त के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी इन सभी रेखाओं को कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और दक्षिण विषुववृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अर्थात विषुववृत्त के दक्षिण में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उन सभी रेखाओं का नाम दिया गया दक्षिणी अक्षांश। अब भैया यहां तक तो क्या है कि हमारे छोटे मोटे वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने इतना काम कर दिया। इन्होंने
क्या क्या काम किया, पृथ्वी का एक ग्लोब बनाकर तैयार कर दिया कि इसके माध्यम से पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। फिर ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। यहां पर उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव निर्धारित कर दिए, ठीक है। इसके अलावा विशुद्ध वृत्त बना दिया, ठीक है। इसके अलावा अक्षांश रेखाओं का निर्माण कर दिया। इतना सब करने के बाद में हमारे यहां पर कुछ लेजेंडरी वैज्ञानिक आए। इन्होंने कहा कि भाई हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, ठीक है। और पृथ्वी का अध्ययन केवल रेखाओं के माध्यम से तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसके अनुसार पृथ्वी को अध्ययन करना शुरू करेंगे। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का नामकरण करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो जितनी भी आपने अक्षांश रेखाएं बनाई हैं उन अक्षांश रेखाओं में से कुछ अक्षांश रेखाओं को महत्वपूर्ण मानेंगे, ठीक है। और क्या है कि कुछ अक्षांश रेखाओं को महत्वपूर्ण मानेंगे और उसका नामकरण करेंगे। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, समानांतर। इस समानांतर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो इसका अर्थ है कि भाई एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की जो दूरी होगी वो बिल्कुल समान होगी, ठीक है। रेखाएं जो हैं, ठीक है, जैसे आप हमारी पृथ्वी में देखोगे तो जितनी भी रेखाएं हैं, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक मिनट, जैसे कि भाई हम चोटी से देखते हैं, ठीक है, चोटी से देखते हैं, बिल्कुल पृथ्वी को खड़ी अवस्था में देखते हैं तो हमारी एक ये रेखा हो गई, ठीक है। इसके बाद में एक ये रेखा आपको देखने को मिल रही है, एक ये रेखा आपको देखने को मिल रही, ठीक है। बना लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, टॉपिक को समझना है बहुत अच्छे ढंग से। एक ये मिल गई, एक ये रेखा मिल गई। कितने अच्छे ढंग से हम पृथ्वी पर सभी रेखाओं को बना रहे, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इतने अच्छे ढंग से आप भी लाइक कर दीजिएगा। ये इतनी सारी रेखाएं हैं हमने देखी पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते, तो हमारे के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जो आपकी ये वाली रेखा, आपने इसको नाम दे दिया क्या, इसको आपने नाम दे दिया विशुद्ध वृत्त, जो कि 0 डिग्री पर है। अब 0 डिग्री से लेकर के आप जैसे जैसे ऊपर आओगे, ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर या नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि कई सारी रेखाएं हैं। अब जो रेखाएं होती हैं इनमें से एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी आप यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, या देखो, कहीं भी देखो तो सभी रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो एक समान देखने को मिलती है, ठीक है। वो बात अलग की है कि भाई एक रेखा जो सबसे बीच में होगी इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, फिर दूसरी रेखा में आओगे तो उसकी लंबाई, जो लंबाई है रेखाओं की वो घटती जाती है, ठीक है। और ध्रुव पर आकर के, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर जाकर के जो रेखाओं की लंबाई वो शून्य हो जाती है। कितनी शून्य हो जाती है, लेकिन एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर रहती है। कैसी बराबर रहती है, समानांतर रेखाएं, बीच की दूरी कितनी है, एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर, ठीक है। और लंबाई अगर आप देखोगे तो सबसे मध्य में जो है, मिड में है ये वाली रेखा जो है, उस रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, बाकी की रेखाएं जो है वो धीरे धीरे घटती जाती हैं और ऊपर पहुंच करके जो रेखाएं हैं वो 0 हो जाती हैं, ठीक है। इनके भी जो रेखा है वो उसकी लंबाई कितनी आती है, 0, क्योंकि रेखा उसे कहते हैं जहां पर कोई 2 बिंदु होते हैं, ठीक है, जहां पर 2 बिंदु मिलते हैं। बट यहां पर क्या है, यहां पर एक पॉइंट के रूप में 90 डिग्री की जो उत्तरी ध्रुव है वो काम करती है और 90 डिग्री पर दक्षिण ध्रुव भी पॉइंट के रूप में ही काम करती है। तो यहां पर क्या कहा, किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, यानी कि सभी रेखाएं एक दूसरे के समान हैं, ठीक है। एक दूसरे के बीच की दूरी अगर आप देखो तो समानांतर हैं। अब आगे बढ़ते, जो हमारे के लेजेंडरी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तुमने 3 रेखाएं मान ली हैं। एक रेखा मानी है विशुद्ध वृत्त, जो कि आपको देखने को मिलती है ये बीच में, ठीक है, महत्वपूर्ण रेखाएं। दूसरी आपने मानी है उत्तर ध्रुव, जिनका नामकरण किया गया, ठीक है, उत्तर ध्रुव यानी कि ये वाला जो कि मिड में पॉइंट है। तीसरा आपने माना दक्षिण ध्रुव, जो कि नीचे वाला है, ठीक है। ये अपनी 3 रेखाएं मान ली हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैज्ञानिकों ने कहा कि जहां पर सूर्य का जितना जैसा प्रकाश पड़ेगा उसके आधार पर 4 और रेखाओं के नाम निर्धारित करेंगे। तो भैया क्या हुआ, पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं बनाई गई थी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सभी बोलने लगी कि हमें नाम दो, हमें ये नाम दिया जाए, हमें वो नाम दिया जाए। तो क्या है कि सभी के पास में तर्क नहीं था अपना अपना, लेकिन जो आपको 23.5 डिग्री की रेखा देखने को मिलती यहां पर ये वाली, इसके पास में अपना एक तर्क था। इसने कहा 23.5 डिग्री की उत्तर वाली और 23.5 डिग्री की दक्षिण वाली। इस रेखा ने कहा कि भाई सूर्य जो है वर्ष में, ठीक है, एक बार हमारी रेखा के ऊपर, ठीक है, यहां पर बिल्कुल ठीक सर के ऊपर होता है, ठीक है। कर्क रेखा ने कहा कि भाई हमारे ये जो यहां वाली रेखा थी 23.5 डिग्री की, इसने भी कहा कि सूर्य जो है वर्ष में एक बार हमारे भी ठीक ऊपर आता है, इससे इधर नहीं जाता है और इससे उधर नहीं जाता है, ठीक है। और जो विषुवत वृत्त मिलती यहां पर तो पड़ते ही पड़ता है। तो यहां पर देखा वैज्ञानिकों ने कि जो ये वाली रेखा है आपको कर्क रेखा देखने को मिलती है, यहां पर 23.5 डिग्री की जो अक्षांशीय रेखा देखने को मिलती है, यहां पर वर्ष में एक बार सूर्य का जो प्रकाश है बिल्कुल सीधा पड़ता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो मकर रेखा की लाइन यहां पर आपको देखने को मिलती है, ये जो 23.5 डिग्री की दक्षिण में अक्षांश रेखा मिलती है, इस रेखा पर भी वर्ष में
एक बार सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है। तो वैज्ञानिकों ने जैसे विषुववृत्त थी, इसी प्रकार से इस रेखा को नाम दिया कर्क रेखा, ठीक है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा मिलती है 23.5 डिग्री उत्तर में। और इसी प्रकार से दक्षिण में जब आए तो उन्होंने देखा भाई 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा है जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार बिल्कुल ठीक ऊपर पड़ता है, ठीक है, ठीक सीधी यहां पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो इसको नाम दे दिया मकर रेखा। और इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहां पर क्या है कि सूर्य का सबसे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है और सबसे अधिक गर्मी होती है। इसीलिए आप देखोगे दक्षिण भारत में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो आमतौर पर आप देखोगे उनका रंग जो होता है डाउन ज्यादा रहता है, ठीक है। आप उत्तर भारत में आ जाओ तो जैसे जैसे आप उत्तर भारत से ऊपर बढ़ते जाओगे, हिमालय की ओर जाओगे, चाइना में आपने कभी किसी काले व्यक्ति को देखा है जो बहुत काला हो? देखा है कभी? लेकिन आप दक्षिण भारत में देखोगे, मूवीज जो आती हैं आप देखोगे उसमें जो विलन होते हैं उनको बहुत काला दिखाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो ज्यादा गर्म है और क्लाइमेट के हिसाब से ही व्यक्ति का जो चेहरा है वो या फिर जो रंग है वो निर्धारित होता है। अब आप मतलब क्या करो कि किसी अंग्रेज को लेकर के आ जाओ विषुववृत्त के ऊपर, ठीक है, जो कि बहुत गोरा हो और इसे यहाँ पर 1 साल तक रहने दो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो काला हो जाएगा और इतना काला हो जाएगा कि उसकी बीवी भी उसे पहचान नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो आपका कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का इलाका, यहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, 2 नामकरण कर दिए। कौन कौन सा? एक कर्क रेखा का नामकरण किया गया और एक मकर रेखा का नामकरण किया गया। फिर जब इतना हुआ तो हमारे यहां पर एक और 66.5 डिग्री की लाइन थी जिसने कहा कि भाई तुमने 2 तो नामकरण कर दिए, हमारा भी नामकरण करो। उसने कहा क्यों? क्यों? इसने 66.5 डिग्री की जो लाइन थी विषुववृत्त से जब 66.5 डिग्री आप ऊपर जाओगे तो इस लाइन ने कहा कि भाई सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी हम तक आती हैं, ठीक है, और जैसे ही हमसे उधर जाओ आप 66.5 डिग्री से आप पार होते हो तो उस इलाके में सूर्य की किरणें ना के बराबर पहुंच पाती हैं, ठीक है। यहां तक 66.5 डिग्री की लाइन तक जो सूर्य की किरणें वो तिरछी पहुंचती हैं, मतलब यहां तक तो सीधी पड़ जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप जाओगे, मान लो कि हम ये सूर्य बना लेते हैं, ये सूर्य बन गया, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश अगर हम भेजते हैं यहाँ पर सीधा, सूर्य का प्रकाश तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है, और ऐसा जाएगा, ठीक है। तो आप देखो सूर्य का प्रकाश जो है सीधा सीधा कहां पर पड़ रहा है, यहां पर पड़ रहा है। वर्ष में क्या होता है कि स्थिति ऐसी आती है सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा यहां पर पड़ता है और एक स्थिति ऐसी आती है सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा पड़ता है यहां पर, ठीक है। ये 3 स्थितियां मौजूद होती हैं। तो इस इलाके में अगर आप देखोगे, इस इलाके में, तो यहां पर क्या है कि सूर्य का प्रकाश मोटे तौर पर काफी अधिक प्राप्त होता है, इसलिए इस इलाके को नाम दे दिया गया उष्णकटिबंधीय, ठीक है। जो अंत रेखा थी इस रेखा को नाम दिया गया कर्क रेखा और इस रेखा को नाम दिया गया मकर रेखा और इस पूरे के पूरे इलाके को उष्णकटिबंधीय इलाका नाम दिया गया। जब हम आगे क्लास 9th में जाएंगे, किसमें? क्लास 9th में जब हम जाएंगे तो वहां पर मैं एक चीज और पढ़ेंगे जिसमें अगर आप कर्क रेखा के 5 से 10 डिग्री उत्तर और 5 से 10 डिग्री दक्षिण, यानी कि इस इलाके में कर्क रेखा के आसपास देखोगे तो इस इलाके को और एक नाम दिया गया, ठीक है, और इसी प्रकार से इधर भी नाम दिया गया, इसी प्रकार से इसमें भी नाम दिया गया। इसका नामकरण हम आगे पढ़ेंगे जो कि अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्लास 9th में डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। अभी उस चीज को यहां पर डिटेल में पढ़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि क्लास 6 के एनसीईआरटी अभी आप इतना पढ़ लो कि इस इलाके को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय इलाका कहा जाता है, ठीक है। अब भैया जो ये वाला इलाका था आपका, कौन सा वाला, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं हम कहां पर, इस वाले इलाके में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, तिरछा पड़ने लगता है और यहां तक आपने देखा कि सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, कहां तक, यहां तक, ठीक है। तो यहां पर जो रेखा थी, इस रेखा ने कहा कि भाई हमारे ऊपर तक जो है सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है और हमसे अगर आप और आगे जाओगे तो यहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई चलो तुम्हें भी हम एक नाम दिए देते हैं। इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, क्योंकि ज्यादा गोल यहां पर दिख रहा था, ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो भाई दक्षिण वाली भी बोली कि भाई हमें भी नामकरण करो, हमारा भी नाम दो ना, क्योंकि जैसी वो रेखा है वैसी हम भी रेखा है, तो इसको भी नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक कितनी रेखाएं निर्धारित कर दी? एक आपको मिलती है विषुववृत्त जो कि 0 डिग्री की लाइन है, फिर आपको मिलती है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है, फिर आपको एक मिलती है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है, फिर आपको मिलता है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये वाला, ठीक है। इसको नाम दिया गया क्या? इसको नाम दिया गया उत्तरी ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री की लाइन पर मिलता है। फिर आपको एक मिलती है दक्षिण ध्रुव वृत्त की लाइन, ये आपको मिलती है 66.5 डिग्री दक्षिण में, जो कि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहां पर ये रेखाएं तो निर्धारित हो गई, कितनी रेखाएं हो गई? 1 2 3 और ये 4, 7 रेखाएं हैं। इन 7 रेखाओं को आप नोट कर लो, इन पर प्रश्न कई बार आता रहता है। भाई इतना तो हो गया। अब भैया रेखाएं जो निर्धारित कर दी गई, इनका नामकरण कर दिया गया, तो भाई ये नाम चिल्लाने लगे कि आपने हमें केवल नामकरण क्यों किया, हमारा भी तो काम बताओ। जैसे आपने यहां पर इनका नाम दे दिया, जो विषुववृत्त
रेखा थी, इसको आपने नाम दे दिया कि भाई आप जो हो विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताओगे, ठीक है। अब कर्क रेखा चिल्ला के बोली कि भाई हमारा काम क्या है, मकर रेखा भी चिल्ला के बोली कि भाई हमारा काम क्या है। अब वैज्ञानिकों के सामने ना इसको, इस समस्या का समाधान करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला, ठीक है। वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई तुम जो है ना ताप कटिबंधों को निर्धारित करोगे कि कहां पर कितना अधिक ताप पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो इलाका है, यहां पर इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, यानी कि यहां पर सबसे अधिक ताप पड़ता है, इसलिए इस रेखा को नाम दिया गया क्या, इस पूरे इलाके को नाम दिया गया उष्ण कटिबंधीय इलाका, ठीक है। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा दिया गया था, मैंने रख लिया, ठीक है। तो ये आपको मिलती है मकर रेखा, ठीक है, और ये आपको मिलती है कर्क रेखा। इसके बीच वाला जो एरिया है इसको नाम दिया गया क्या, उष्ण कटिबंध इलाका नाम दिया गया। फिर कर्क रेखा के बाद में उत्तरी ध्रुव वृत्त वाली जो रेखा थी, ये भी चिल्ला के बोली, तो कहा गया कि भाई तुमने कहा था कि तुम्हारे ऊपर सूर्य का प्रकाश जो है यहां तक जो है तिरछा पड़ता है, इसके बाद में बहुत कम पड़ने लगता है, यानी कि यहां से यहां तक के बीच में सूर्य का प्रकाश जो है तो अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत अधिक नहीं प्राप्त होता है, बट प्राप्त होता है। तो इस इलाके को नाम दिया गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि यहां पर सर्दी पड़ेगी बट बहुत अधिक सर्दी नहीं पड़ेगी। अब भैया यहां से यहां तक की अगर बात की जाए, ये पूरा पूरा इलाका, तो यहां पर सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ रही थी, इसलिए इस पूरे इलाके को नाम दिया गया शीत कटिबंध इलाका। शीत कटिबंध यानी कि यहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ेगी। इसी तरह से दक्षिण में भी किया गया, ठीक है। सेम ये आपको मिलता है दक्षिणी शीत कटिबंध, ये आपको मिलता है उत्तरी शीत कटिबंध, ये आपको मिलता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी इलाका, ये आपको मिलता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधी इलाका। तो इस प्रकार से विभिन्न जगहों के विभिन्न रेखाओं के नामों को निर्धारित किया गया। अब आई थिंक ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते, जो लिखित रूप से ताप कटिबंध के बारे में दिया गया पढ़ लेते हैं भाई, एनसीईआरटी ने कहा है तो नहीं पढ़ेंगे बुरा मान जाएगी। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, जैसे कि बताया जा रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो बीच के सभी अक्षांशों पर, ठीक है, बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में केवल एक बार, ठीक है, एक बार, एक से अधिक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कहने का अर्थ ये, थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में हम बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे, ये हमारी है विषुववृत्त रेखा, यहाँ में कर्क रेखा मिलती है और ये में मकर रेखा मिलती है। तो यहाँ पर जितनी भी रेखाएं हैं, और 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की अक्षांश रेखाएं, इन सभी रेखाओं पर वर्ष में एक बार कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जो सूर्य का प्रकाश इन रेखाओं के ऊपर ठीक पड़ता है, ठीक सीधा प्रकाश इन रेखाओं के ऊपर पड़ता है, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा यानी कि सबसे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है, सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया उष्ण कटिबंध इलाका, ठीक है। और कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जैसे ही आप पार जाओगे, ठीक है, अर्थात ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ये हमारी मकर रेखा हो गई, ये हमारा विषुववृत्त हो गया, ठीक है। तो कर्क रेखा से जैसे आप बाहर जाओगे और मकर रेखा से जैसे आप बाहर आओगे, तो कोई भी ऐसी आपको एक भी रेखा देखने को नहीं मिलेगी जिसके ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हो, ठीक है। अंतिम रेखा थी ये हमारी 23.5 डिग्री की, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया कर्क रेखा, और अंतिम रेखा इधर हमको मिलती है 23.5 डिग्री की मकर रेखा, इसलिए इसको नाम दिया गया मकर रेखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जैसे जैसे मतलब ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे मतलब ये कर्क रेखा से इधर की ओर बढ़ते जाओगे ध्रुव की तरफ, तो सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ने लगेंगी। वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ठीक है। इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक की बीच की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो तापमान रहता है वो वर्ष भर, ठीक है, मध्यम रहता है, यानी कि बहुत अधिक प्रकाश यहाँ पर बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस इलाके को क्या नाम दिया गया, शीतोष्ण। क्या नाम दिया गया, शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध नाम दिया गया, शीतोष्ण कटिबंध इलाका नाम दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है, और उत्तर एवं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। क्षितिज का अर्थ है जैसे आप अपने यहाँ पर शाम के 5 बजे देखते हो
तब जितना सूर्य निकला होता है 5 बजे या फिर उसके बाद में, ठीक है, जब केवल सूर्य दिखता है, ठीक है, बिल्कुल नीचे नीचे रहता है, ठीक है, तो उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज यानी कि बिल्कुल किनारे वाला इलाका, ठीक है, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। ये अर्थात ये वाला जो इलाका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है कभी भी सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं निकल पाता, सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया अक्षांश को, ठीक है, अक्षांश रेखाओं को, ठीक है, और कटिबंधों को समझ लिया, ताप कटिबंध को कि कहाँ पर कितना क्या कैसा ताप पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर की, ठीक है, देशांतर रेखाओं के बारे में। अच्छा, देशांतर रेखाओं के बारे में समझने से पहले हम एक काम करते हैं, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा। अब इतना अगर आप समझते हुए आ रहे हैं, मेरी मेहनत को भी देख रहे हैं, तो लाइक करना बनता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम अपने पिछले सवाल की ओर जाते हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियरिटी मिल सके कि भाई ये जो हमारी देशांतर रेखाएं, इनका कार्य क्या होता है। देशांतर रेखाओं को बाद में समझेंगे, हम पहले देशांतर रेखाओं के कार्य को समझ लेते हैं। तो पिछले जो हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि अक्षांश रेखाओं का जो कार्य होता है वो क्या होता है, विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का। जैसे कि हमने देखा था कि भाई ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री की लाइन से ऊपर ये गए 50 डिग्री पर, ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है, ये हमारी 50 डिग्री की लाइन है, ठीक है, 50 डिग्री की, और ये हमारी एक लाइन है जो कि 60 डिग्री की, ठीक है, 60 डिग्री की। ये हमारी 50 डिग्री की उत्तरी लाइन है, ये हमारी 60 डिग्री की दक्षिणी लाइन है, ठीक है। उत्तरी के लिए हम उत्तरी गोलार्ध में उत्तर के लिए ऊ का इस्तेमाल करते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण के लिए दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, क्या नाम है, राम, ठीक है, जो कि यहाँ पर खड़ा है, आपका मित्र है, और एक आपका और मित्र है जिसका नाम क्या है, हनुमान, क्या नाम है, हनुमान नाम है, ठीक है, जो कि यहाँ पर खड़ा है। अब इस व्यक्ति ने कहा कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, आप यहाँ पर खड़े हो, आपका नाम जो भी, आप यहाँ पर खड़े हो। आपके दोस्त राम ने कहा कि भाई हम 50 डिग्री की लाइन पर खड़े हैं, आप यहाँ पर आ जाओ। आपने इंटू किया कि भाई 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच की दूरी है 111, ठीक है, 0.3, हम आमतौर पर क्या है, मोटे तौर पर 111 ही लिख कर चलेंगे, और आप जो 3 है उसे आप अभी थोड़ी देर के लिए मतलब भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ, मतलब आसानी के लिए मैं 111 केवल लिखते हैं, 111 इंटू 50 कर लिया, ठीक है, जो भी निकल के आया, एग्जाम मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है तो आप इंटू कर लीजिएगा, जो भी निकल के आया वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसने कहा कि हमें इतने किलोमीटर चलना है। अब इसके मन में सवाल आया कि भाई 50 डिग्री तो यहाँ पर भी है, 50 डिग्री यहाँ पर भी है, 50 डिग्री यहाँ पर भी है, यहाँ से यहाँ तक पूरे बीच में 50 डिग्री। इसने कहा कि 50 डिग्री में कहाँ पर हम आ कहाँ पे जाएं, इसी तरह से इसका जो यहाँ पर हनुमान दोस्त था, इससे भी कहा, तो इसने भी कहा कि भाई हम 60 डिग्री पर खड़े हैं, तो इसने कहा कि भाई इतने किलोमीटर में चलना है, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन यहां से यहां तक के बीच में तुम खड़े कहां पर हो, ये भी तो निर्धारित किया जाए। तो ये पहुंच गए वैज्ञानिकों के पास में, और वैज्ञानिकों की ना इस बात पर बहुत मार पड़ी, मजाक के तौर पर कह रहा हूं, सच में मार नहीं पड़ी थी, ठीक है, बहुत मार पड़ी। मार ये पड़ी जब ये भारतीयों के पास में आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा से ऐसा, तो भारतीयों ने कहा भाई 50 डिग्री में हम कहां पर, कौन सी 50 डिग्री पर पहुंच जाएं, ऊपर से नीचे तक, मतलब आगे से पीछे तक 50 डिग्री की लाइन आपको देखने को मिलती है, इतनी लंबी लाइन है, इस लाइन में कहां तक पहुंचना है हमें, लाइन में कहां पर ढूंढेंगे। तो वैज्ञानिकों के पास में इसके लिए एक देशांतरी रेखाओं का एग्जाम्पल निकल के आता। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ऐसी बात है, ठीक है, हम अब एक काम करते हैं, देशांतरी रेखाओं का और निर्माण किए देते हैं। किसका, देशांतरी रेखाओं। तो वैज्ञानिकों ने यहां पर क्या किया, देशांतरी रेखाओं का निर्माण किया। जो हमारे पास अक्षांशीय रेखाएं थी वो कैसी थी, ये हमारी पृथ्वी है, और कुछ इस प्रकार की लाइनें थी जिनको नाम दिया गया था अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने कुछ रेखाओं का निर्माण कर दिया खड़ी खड़ी, ठीक है, लंबवत रेखाओं को निर्माण कर दिया, लंबवत, ठीक है। कहा कि भाई ये जो रेखाएं ये कैसी हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं, ठीक है, बट ऐसी या जैसे आप यहां पर देख रहे हो इस प्रकार की रेखाएं नहीं है, इन रेखाओं का थोड़ा सा अलग वो है, हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, जो देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया, ये रेखाएं अक्षांश रेखाओं से टोटली डिफरेंट रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप हमारी पृथ्वी को देखो, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। अब हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट लिया था, जो कि विषुववृत्त के माध्यम से बांटा था। जो अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया गया वो कैसे किया गया, कैसी रेखाएं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर जो दिया गया है उसके माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारी पृथ्वी बनाई इन्होंने, ऐसे वैज्ञानिकों ने, ठीक है, पृथ्वी बनाई, और पृथ्वी बनाने के बाद में इन्होंने कहा कि भाई एक हो गई मिडिल लाइन, ठीक है, एक हो गई मिडिल लाइन, जिसको इन्होंने नाम दे दिया क्या, इसको इन्होंने नाम दिया भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा इसको नाम दे दिया, ठीक है।
इसको नाम दिए दिया भूमध्य रेखा, या फिर आप कह सकते हो प्रमुख यामियोत्तर, प्रमुख यामियोत्तर नाम दिया, दो नाम मिल गए इनको, ठीक है, प्रमुख यामियोत्तर, ठीक है। इसको नाम दिया गया प्रमुख यामियोत्तर, या फिर आप कह सकते हो हाँ प्रमुख यामियोत्तर, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो ये पॉइंट था उत्तरी ध्रुव था और जो आपका दक्षिणी ध्रुव मिलता, ठीक है, कौन कौन सा, उत्तरी ध्रुव था जो आपका और जो दक्षिण ध्रुव था। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली कई सारी रेखाओं का निर्माण कर दिया। क्या किया, कई सारी रेखाओं का निर्माण कर दिया, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कई सारी रेखाओं का निर्माण कर दिया है। सभी रेखाएं जो थी 1-1 डिग्री के दूर पर, ये आपकी 0 डिग्री की लाइन हो गई जिसे इन्होंने नाम दिया क्या, जिसे उन्होंने प्रमुख यामियोत्तर नाम दिया। फिर 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे इन्होंने कई सारी रेखाओं का निर्माण किया। कितनी रेखाओं का निर्माण किया, 180, ठीक है, 180 रेखाएं इधर बना दी और 180 ही रेखाएं इधर भी बना दी, ठीक है, इधर भी इसी तरह से रेखाएं बना दी। कितनी, 180 रेखाएं इन्होंने इधर भी बना दी, तो 180 डिग्री तक यहाँ पर भी रेखाएं बना करके गए। अब जो मिडिल वाली लाइन थी, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे एक रेखा से बीच की दूसरी रेखा, जो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी जो हमारी भूमध्य रेखा मिलती है आपको, जिसे हम लोगों ने विषुवत वृत्त नाम दिया, जो अक्षांश रेखाओं में ये रेखा मिलती है। एक मिनट, थोड़ा सा हाँ, तो ये हमारी एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, बना लेते, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये हमारी देशांतरी रेखाएं होंगी, एक रेखा यहाँ पर और बना लेते, ठीक है, टेढ़ी हो गई, ठीक है, टेढ़ी हो गई, सीधी कर लेते हैं, ये हो गई, ठीक है। और अगर आप अक्षांश रेखाओं को देखो तो अक्षांश रेखाएं आपको ऐसे देखने को मिलती, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, ठीक है, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई। इसी तरह से नीचे भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, इसी तरह से नीचे भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो देशांतर रेखाएं इन्होंने बनाई, देशांतर रेखाओं में ये इनकी थी अक्षांश रेखा जो कि 0 डिग्री की लाइन पर थी, और देशांतर रेखा में जो एक मिडिल लाइन उन्होंने चूज़ कर ली। जब हम अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री की लाइन चूज़ कर रहे थे तो हमारे पास में ऑप्शन था जो सबसे लंबी रेखा है, ठीक है, उसको हमने 0 डिग्री की लाइन मान लिया क्योंकि वो बीच में थी, बीच की रेखा और सबसे लंबी रेखा को, इसको हमने मान लिया था 0 डिग्री की लाइन, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम ऊपर बढ़ते गए तो रेखाएं घटती गई, बट अगर आप देशांतर रेखाओं में देखोगे तो सभी रेखाओं की लंबाई एक ही थी, ठीक है। फिर भी यहां पर क्या किया गया, निर्धारित किया गया और एक रेखा को इन्होंने प्रमुख यामियोत्तर माना। वो कैसे माना उस चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो अगर आप इन रेखाओं के बीच की दूरी देखोगे तो ध्रुवों पर आपको मिलती है 0, ठीक है, ध्रुवों पर इन रेखाओं के बीच की दूरी मिलती है 0, क्योंकि सभी रेखाएं जाकर के ध्रुव में मिल जाती हैं, ठीक है। जबकि अक्षांश रेखाओं में क्या था, एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी अगर आप मिलेगी तो 111 मिले, कितनी, 111.3 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ध्रुवों पर, तो ध्रुवों तक जाते आते मतलब एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ध्रुवों तक जाओगे तो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी आपको मिलती है 111.3 किलोमीटर, क्योंकि ये सारी की सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अक्षांश रेखाओं में रेखाओं की लंबाई घटती जाती धीरे धीरे, क्या होती है, लंबाई धीरे धीरे घटती जाती है। वहीं अगर आप देशांतर रेखाओं में देखोगे तो देशांतर रेखाएं जितनी भी हैं वो सभी रेखाएं एक समान है, ठीक है, लंबाई के आधार पर अगर आप देखो तो एक समान है। और एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी अगर हम बिल्कुल विषुवत वृत्त पर देखेंगे जो कि बिल्कुल मिडिल एरिया है, वहां पर आपको 111.3 किलोमीटर देखने को मिलेगी। और जैसे से आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी कम होती जाएगी और बिल्कुल जो आपका ध्रुव मिलेगा, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव है, ध्रुवों पर पहुंच करके रेखा के बीच की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी रेखाएं जाकर के अंत में एक ही पॉइंट पर जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हम एक काम करते हैं, फिर से अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो टॉपिक में दिया गया है, जो चैप्टर में दिया गया है, क्योंकि चैप्टर की मदद के बिना मैं इस चैप्टर को कम समझ पाएंगे। हाँ, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। तो क्या कहा जा रहा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतरी यामियोत्तर रेखाएं। ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे आपको मिलता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। नीचे यहाँ पर झुकी हुई अवस्था में पृथ्वी को दिखाया गया है तो नीचे वाला एरिया नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ये जो रेखाएं हैं इनको क्या कहा जाएगा, देशांतरी यामियोत्तर रेखाएं, ठीक है। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा ये जानना भी आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी यामियोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। हाँ, अब आ जाते हैं,
अपने उसी टॉपिक पर, उसी राम और लक्ष्मण, राम और हनुमान जो दो आपके मित्र हैं जिनसे आप मिलने के लिए जा रहे थे, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी मिडिल लाइन है जिसको हमने क्या क्या नाम दिया है, विषुववृत्त। ये आपकी 50 डिग्री की लाइन थी, ठीक है, 50 डिग्री की लाइन, ये आपकी 0 डिग्री की लाइन, और ये आपकी 60 डिग्री की लाइन, ठीक है, 60 डिग्री की लाइन है, ठीक है। आपने इंटू कर लिया कि भाई 0 डिग्री से यहाँ तक जाएंगे तो हमको इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है, इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, उससे पूछा कि भाई किस अक्षांश रेखा पर हो, मिड में तो हमारी अक्षांश रेखा गई जिसे हमने प्रमुख या उत्तर नाम दिया, ठीक है। अब इससे यह भी पूछा जाएगा कि आप जो खड़े हो तो किस अक्षांश, कितने डिग्री की देशांतर रेखा, ठीक है, ये जो खड़ी खड़ी रेखा होती है ना, देशांतर रेखा कहा जाएगा, कितने डिग्री देशांतर रेखा पर खड़े हो। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी ये हो गई, ठीक है। फिर आपको 1 डिग्री की देशांतर रेखा देखने को मिली, 2 डिग्री की देशांतर रेखा देखने को मिली, 3 डिग्री की देशांतर रेखा देखने को मिली। अच्छा, जो हमारी मिडिल लाइन होती है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इधर वाले आधे भाग को नाम दिया गया पूर्वी गोलार्ध, क्या नाम दिया गया, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले आधे भाग को नाम दिया गया, यानी कि पूर्व में स्थित आधे भाग को नाम दिया गया पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में स्थित आधे भाग को नाम दिया गया पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो इससे पूछा गया कि आप कितने डिग्री पर स्थित हो। इसने कहा कि भाई हम 50 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है, 50 डिग्री पूर्व में स्थित हैं। तो भाई इसने इंटू कर लिया कि भाई 0 डिग्री से 50 डिग्री की दूरी, मतलब 50 डिग्री की जो हमारी पूर्वी गोलार्ध वाली रेखा है वहां तक हमें पहुंचना है। 50 डिग्री अक्षांश और 50 डिग्री उत्तर और पूर्वी, ठीक है, रेखा पर हमको पहुंचना है, और ये वहां पर पहुंच गया, इससे वो व्यक्ति मिल गया। इस तरह से मतलब किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा ये जानना भी आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर दूरी कितनी है। देखो, ये हमारी प्रमुख याम्योत्तर रेखा है, ठीक है, प्रमुख याम्योत्तर जिसे हमने नाम दे दिया है, ठीक है, मेन लाइन, ठीक है। इसके बाद में इधर आप देखोगे और इधर आप देखोगे, ये जो रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, ये आपकी 50 डिग्री की लाइन है, ठीक है। अब आप उससे पूछोगे 50 डिग्री पूर्व में हो, 50 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर पे हो या फिर पश्चिमी याम्योत्तर पे हो। उसने कहा कि 50 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर पे, ठीक है। तो ये कहाँ पर पहुंचेगा, मान लो कि ये हमारी ये 50 डिग्री की याम्योत्तर रेखा है पूर्वी, तो यहाँ पर वो व्यक्ति पहुंच जाएगा और यहाँ पर उससे वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी स्थान की स्थिति या फिर दूरी की अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। अब याम्योत्तरों के बीच की दूरी विषुववृत्त पर कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों पर न्यूनतम यानी कि 0 ध्रुव ये हो गया आपका, ठीक है, जो मिडिल पॉइंट है। तो ध्रुवों पर तो सारी रेखाएं जाकर मिल ही जाती हैं, और जहाँ पर रेखा जाकर मिल जाएगी तो वहाँ पर दूरी रह नहीं जाएगी। अब चूंकि ये वाला जो आपका मिलता है एरिया विषुववृत्त का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे मोटा एरिया, मतलब सबसे पृथ्वी जहां पर सबसे ज्यादा चौड़ी है वो विषुववृत्त पर ही है। इस वजह से यहां पर एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की जो लंबाई है, कौन सी रेखाओं में, ये आपको देशांतरी रेखाओं में, वो 111.3 किलोमीटर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी ये देशांतरी याम्योत्तर रेखाएं हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन सभी देशांतरी याम्योत्तर रेखाओं को जब बनाया जा रहा था, थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, बैकवर्ड चलते हैं, जब बनाया जा रहा था तो इन रेखाओं में हो गई लड़ाई आपस में। लड़ाई क्या हुई, इन रेखाओं ने कहा कि भाई हमें प्रमुख याम्योत्तर माना जाए, वो रेखा कह रही थी कि हमें प्रमुख याम्योत्तर माना जाए। हुआ क्या था उस टाइम पर, जब ये अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेजों का मानना था कि हमारा सूरज कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि देखो इन्होंने हर जगह पर कई सारे देशों को गुलाम बना के रखा था, ठीक है। ये वहां से चलते थे, भारत को तो इन्होंने गुलाम बना के रखा था, ठीक है, कुछ समय के लिए। ये मतलब कई सारे देशों में, म्यांमार हो गया, बर्मा है, कई सारे क्षेत्रों में इनकी मतलब अगर आप देखो तो पहुंच थी। इतिहास में इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो इनको बड़ा कष्ट होता था, ठीक है। हमारे यहाँ के राजा महाराजा जो थे वो तो सूरज को देखते थे और बता देते कि भाई इतना टाइम हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा एक ही देश में रहते थे। बट इन लोगों को बड़ा चुल्ल मची रहती थी, क्योंकि ये दूसरे देश में थे और दूसरे देशों से इनको संदेश भी चाहिए थे। तो इसीलिए इन्होंने देशांतरी रेखाओं का निर्माण किया था, ठीक है। तो सभी देशांतरी याम्योत्तरों की जो लंबाई है वो समान रहती है, ठीक है। अब जब लंबाई समान है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना बहुत कठिन था कि भाई प्रमुख रेखा किसे माना जाए। जैसे कि मान लो आपके सामने 50 योद्धा खड़े हो, ठीक है। अब 50 योद्धाओं की जो काबिलियत है वो केवल वो बिल्कुल एक समान हो, ठीक है। जितनी भी रेखाएं उन सभी की काबिलियत एक समान हो, ठीक है। अब आप उनमें सरदार किसे बनाओगे बताओ। मैं 50 योद्धा हैं और आप वजन के आधार पर योद्धाओं में जो सबसे अधिक वजनीला होगा उसको आप सरदार बनाना चाहते हो, और 50 के 50 योद्धा 1-1 कुंटल के हैं, 1 ग्राम ना ऊपर ना 1 ग्राम नीचे। अब आप सरदार किसे बनाओगे बताओ।
आप उसे तो सरदार बनाओगे ना जो आपके सबसे अधिक नजदीक होगा, ठीक। किसे बनाओगे? जो आपके सबसे अधिक नजदीक होगा। अब चूंकि यहां पर जितनी भी देशांतरी रेखाएं थी सभी एक समान थी, ठीक है, इसलिए इनमें इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना बहुत कठिन था। तब सभी देशों ने मिलकर के क्या किया? ग्रीनविच जो इलाका था यहां पर ही एक मतलब वेधशाला स्थित थी, ठीक है, राज्य की वेधशाला स्थित थी, जिसे आप कह सकते हो जहां पर इनके ऊपर रिसर्च हुआ करती थी, ये सारी रेखाएं निर्माण की जाए, ठीक है। एक रिसर्च को लेकर के लेबोरेटरी थी, उसी लेबोरेटरी वाले स्थान से जो रेखा गुजर रही थी, ठीक है, ग्रीनविच से, वहां से गुजरने वाली एक याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी कि यहां से जो रेखा गुजर रही थी ग्रीनविच से, उस रेखा को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? प्रमुख याम्योत्तर रेखा, मेन लाइन माना गया, क्योंकि ये उस राज्य की वेधशाला के सबसे नजदीक थी, जैसा कि आपने यहां पर सैनिकों के साथ में किया, ठीक है। इसका मान 0 डिग्री रखा गया, 0 डिग्री देशांतर रखा गया, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का काम का भी आधार बना। अच्छा, मानक समय किसे कहते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तथा यहां से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते। अच्छा, 180 डिग्री ही क्यों? अब आप कहोगे सर आपने अक्षांश रेखाओं में तो 90 डिग्री की बात की और यहां पर आप बात करें 180 डिग्री की, तो ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? तो इस चीज को भी समझ लो भैया, ठीक है, इस चीज को भी समझ लो। तो देखिए भैया, हम इसके लिए क्या करते हैं? पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं। कहां से? ऊपर से देखते हैं, खड़ी हुई अवस्था में, ठीक है, ऊपर से देखते हैं। हम फिर से वहीं पर पहुंच जाते हैं, अपने यहां पर आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया? पृथ्वी को चोटी से बना दिया। कहां से? चोटी से बना दिया। अब आपको इतना तो पता होगा कि भाई किसी भी गोल शेप को अगर आप देखो तो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। कोई भी गोला जो होता है 360 डिग्री का होता है। अब हमने क्या किया? प्रमुख याम्योत्तर रेखा मान ली, ठीक है, जिसको हमने ये नाम दे दिया, ठीक है, जिसे हमने एक रेखा को हमने प्रमुख याम्योत्तर रेखा मान ली, जो कि बीच की लाइन हो गई। अब ये बीच की लाइन हो गई, यानी कि इसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। इस आधे भाग को नाम दिया गया पूर्वी गोलार्ध, क्या नाम दिया गया? पूर्वी गोलार्ध नाम दिया गया। इस आधे भाग को नाम दे दिया गया पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, इसको नाम दे दिया गया पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब यहां से यहां तक का अगर आप एंगल देखोगे तो ये आपको कितना मिलेगा? ये एंगल आपको मिलेगा 180 डिग्री का, ठीक है। और जो 180 डिग्री का एंगल आपको मिल रहा है, इतनी चीजें आप समझ गए, ठीक है। एक आपका पूर्वी गोलार्ध, एक आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, और 180 डिग्री का आपको एंगल इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक मिनट, ये हो गए, ठीक है। 180 डिग्री का आपको ये एंगल देखने को मिलता है। 180 डिग्री ये एरिया है और 180 डिग्री ये हो गया, यानी कि आपका पूरा 360 डिग्री का एक गोला होता है, जो कि पृथ्वी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने क्या किया? इस पॉइंट को, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया मेन लाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मान लिया मेन लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गुजर रही थी हमारी विषुववृत्त रेखा, जो कि बिल्कुल बीच में थी। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या? मेन लाइन, यानी कि प्रमुख याम्योत्तर रेखा, इसको हमने मान लिया। यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक की जो रेखा है ये पूरी एक में ही गुनी जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। इसलिए यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे से पहुंचते पहुंचते 180 डिग्री की माप की जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से 180 डिग्री पश्चिम में भी हम चलते हैं, 180 डिग्री पश्चिम में भी। तो यहाँ पर आपको 180 रेखाएं देखने को मिलती हैं और यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन जो 180 डिग्री का पॉइंट है, 180 डिग्री की रेखा है, वो केवल एक है। यहां पर कितनी रेखाएं? तो यहां पर आपको मिलती है 179 रेखाएं, ठीक है। 179 की रेखाएं मिलती है 1-1 डिग्री की, ठीक है। 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसी आपको 169 रेखाएं इधर मिलती है और 169 रेखाएं ही यहां पर भी मिलती है। 179, ठीक है, 179 रेखाएं इधर भी मिलती है। जो 180 डिग्री की लाइन है वो एक ही है, ठीक है, उसे 180 डिग्री की लाइन कहा जाता है, ठीक है। एक ही आपकी होगी 0 डिग्री की लाइन और एक ही हो गई आपकी 180 डिग्री लाइन। बाकी 179 इधर है और 179 इधर है। अच्छा, 180 डिग्री की एक ही लाइन क्यों होगी? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, अगर आप पृथ्वी पर देखोगे तो हमारी पृथ्वी में आपको 360 डिग्री का देखने को मिलेगा और ये 180 डिग्री की एक ही, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जाकर के एक ही जगह पर मिल जाती हैं, ठीक है। और जिस रेखा पर जाकर मिलती है वो रेखा 180 डिग्री की है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इतना हमने समझ लिया, ठीक है। तो 180 डिग्री तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। मानक समय को भी हम समझेंगे, ठीक है, इस मैप में समझेंगे। यहाँ पर हमने जो रखा है, प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर के पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, जो हमने समझ लिया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व,
के पूर्व के लिए अक्षर पू और पश्चिम के लिए अक्षर पा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मान लो कि पूर्वी गोलार्ध के देशांतर की बात की जा रही है तो उसके लिए पू का इस्तेमाल किया जाएगा, और पश्चिमी गोलार्ध के किसी भी स्थान की बात की जा रही है तो वहां पर पा शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यानी उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, जो 180 डिग्री के पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, क्योंकि दोनों रेखाएं जाकर के एक ही जगह पर मिल जाती हैं। अर्थात ये जो एक पॉइंट होगा ये 180 डिग्री का पॉइंट होगा, तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा, जो 180 डिग्री की रेखा थी इसे बुरा लग रहा था। क्यों बुरा लग रहा था? क्योंकि जो 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, वहां से सभी रेखाएं शुरू होती हैं, तो उसे नाम दे दिए गए थे कई सारे। एक तो 0 डिग्री की रेखा, एक नाम दे दिया गया प्रमुख यामी उत्तर, ठीक है, और भी नाम दिए गए। तो वो जो थी 180 डिग्री वाली रेखा वो मतलब थोड़ी सी दुखी थी, इसलिए इसको 2 नाम दिए गए। 180 डिग्री देशांतर नाम दिया गया, इसके आगे हम पूर्व या पश्चिम नहीं लगाते। ये जो 180 डिग्री की रेखा है इसको 180 डिग्री देशांतर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और इसे एक और नाम दे दिया गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसका बहुत ही अलग सीन चलता है अपना। कैसे चलता है? अब यहाँ पर जो ये मैप आपको देखने, यहाँ पर जो आपको ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देखने को मिलती है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको टेढ़ी देखने को मिल रही है। ये सीधी आई, फिर ये टेढ़ी हो गई, फिर ये टेढ़ी हो गई, फिर सीधी ऐसे हुई, फिर आप चलती चली आई, फिर ये टेढ़ी हुई, फिर ये टेढ़ी हुई। इसके पीछे का रीज़न क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पर इन 2 टॉपिक को समझेंगे। फिर हम समझेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, वो ये देखने को मिलेगी आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इसे बाद में समझें, क्योंकि देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वाले जो कॉन्सेप्ट दिया गया ये बहुत ही सरल है, इसके पीछे ज़्यादा लॉजिक नहीं है। यहाँ पर बस आपको इतना बताना है कि टेढ़ी क्यों है, ठीक है, सीधी क्यों नहीं रखी गई, और बाकी हम बाद में जब समय को समझेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे। देखो, मान लो कि ये एक देश है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा एक देश पूरा जा रहा था, ठीक है, यहाँ से काट करके यहाँ पर दे दिया गया। अब अगर इसी देश से, ठीक है, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को गुजार देते तो देखोगे इतने बीच में अलग टाइम दिखाता, इतने बीच में अलग टाइम दिखाता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब टाइम नहीं, मतलब डेट। ठीक है, डेट निर्धारित करने का काम करती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जब पूरी घूम जाती है तो डेट आपके यहाँ पर जैसे रात के 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, ठीक है, वो इसी रेखा की वजह से होती है। तो जैसे मान लो कि यहाँ से अगर गुजार देते तो इतने में अलग डेट दिखाता, इतने में अलग डेट दिखाता। किसी भी देश के अंदर से मतलब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ना गुजरे, इसलिए सागरों से गुजारी गई। ठीक है, ये किधर आ गई, इधर फिर सागर मिलता है, फिर यहाँ से आए, फिर आइलैंड वगैरह पड़ जाते तो आइलैंडों को अलग रखा गया इससे, फिर इधर से मुड़ा दी गई। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजारा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जब अभी हम टाइम जोन को डिस्कस करेंगे तो इसको और समझ लेंगे। अच्छा, अगर आप पूरे के पूरे इस मैप में देखोगे तो विश्व का नक्शा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ गिनती देखने को मिल रही होगी, +1 +2 +3 +4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर +12 देखने को मिलता है। अगर आप ग्रीनविच से इधर देखोगे तो देखने को मिलेगा -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 और 9 10 11, ठीक है, और 12। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिले। इसका अर्थ क्या है? ग्रीनविच से आगे का जो एरिया है वो ये वाला है, ठीक है, जो जिसे आप कहोगे पूर्वी एरिया। ठीक है, ग्रीनविच से जो पीछे का एरिया यानी कि पश्चिमी एरिया वो आपको ये देखने को मिलेगा। ये पूर्वी इलाका है, ये आपको पश्चिमी इलाका देखने को मिलेगा। हमारा सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर स्थित है। हमारी पृथ्वी कैसे रोटेट करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अर्थात सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पड़ेगा पूर्वी इलाके में, या पूर्वी इलाके में कहाँ पर पड़ेगा? सबसे पहले कहां पर प्रकाश पड़ा ये तो कोई निश्चित है नहीं, हम लोगों ने बाद में ये लाइन डिसाइड की है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई सूर्य का प्रकाश कहां पर सबसे पहले पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा पड़ता रहता है। ठीक है, हमने अचानक से आकर के बीच में ये ग्रीनविच रेखा निर्धारित कर दी कि यहाँ पर इसी रेखा के आधार पर हम हर स्थान का समय निर्धारित करेंगे। अब इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर के आया जब मैं इस वीडियो को बना रहा था। इससे पहले मैंने सोचा इस टॉपिक को समझाने के लिए कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए, और मैं यूट्यूब पे गया, मैंने कई सारे वीडियोस खोल के देखे, सभी में एक ही घिसा पिटा आइडिया निकाल कर ला रहे थे जो हर वीडियो में बताया जा चुका है। तो मैंने सोचा कुछ अलग ढंग से इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं अपना एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है, मान लो कि हमारी ये एक पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी में क्या है कि अगर आप देखोगे ये पृथ्वी हमारी कितनी है? 360 डिग्री की है पूरी। एक मिनट, हमारी पृथ्वी अगर आप देखोगे 360 डिग्री की है। ठीक है, और अपने अक्ष पर यानी कि अपना जो मेन पॉइंट है, ये अपना अक्ष है नीचे वाला इलाका, इसके ऊपर लट्टू जैसे नाचता है, इसी तरह से नाचती है। ठीक है, और पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी कि अगर हम मान लेते हैं, एक मिनट, ये अक्ष मान लें बीच में, ऊपर से देखें और यहाँ से चक्कर लगाना शुरू कर दिए तो ये एरिया
जो यहाँ से घूम के जाएगा और फिर से लौट के यहीं पर आने में इसको 24 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, कितने घंटे का टाइम लगता है? 24 घंटे का। अगर हम इसको 1 घंटे में निकालें कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती। मान लो कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 1 डिग्री नहीं, मतलब मान लेते हैं कि हाँ, मतलब 1-1 घंटे का टाइम जो निकाल लेते हैं। 1 घंटे में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दूसरे घंटे में यहाँ पहुँच गया, तीसरे घंटे में यहाँ पहुँच गया, चौथे घंटे में यहाँ पर 5, 6, 7, 8, ऐसे 9, ठीक है, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे 24 हैं पूरे। ठीक है, मैं बना नहीं पाया पूरे। ठीक है, 24 हैं, 24 टाइम जोन है हमारे यहाँ पर। तो हमारे देश में कितने 15-15 डिग्री के अलग अलग 24 टाइम जोन देखने को मिलते हैं, जिसमें जो कि हमें देखने को मिलते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। वही चीज़ यहाँ पर मैप में भी दी गई है। कैसे दी गई यहाँ पर देख लो। जो यहाँ पर आप अगर ऊपर गिनती देखोगे तो यहाँ पर +1 से लेकर के और +12 तक यहाँ पर 12 देखने को मिलता है, देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर -1 से लेकर के -12 तक देखने को मिल रहा है। अर्थात ग्रीनविच से 180 डिग्री आगे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यहाँ का समय ग्रीनविच से आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखने मिलेगा। ग्रीनविच से जब आप पीछे आओगे, यानी जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर, वहाँ का टाइम जो है 180 डिग्री तक ग्रीनविच से पीछे काम करता है। ठीक है, हम लोग कहाँ पर आते हैं? हम लोग ग्रीनविच से आगे आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर से जो रेखा गुजरती है वो अगर आप देखोगे, हमारा देशांतर के हिसाब से हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, तो हमारा भारत देश 68 डिग्री और 7 मिनट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, तो हमारा देश जो समापन है वो 97 डिग्री और कितने 25 मिनट पर आकर के हमारा देश जो है समाप्त होता है। यानी कि हमारे भारत देश में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो अगर हम देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। अच्छा, हमारे देश का देशांतरी विस्तार भी बहुत अधिक है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हमने भी यहाँ पर ये देख लिया कि हमारे देश में 24 अलग अलग टाइम जोन है। ठीक है, जिनमें से 12 ग्रीनविच के आगे हैं और 12 ग्रीनविच के पीछे। इतना हमने देख लिया। ठीक है, अब ग्रीनविच से आगे या पीछे क्यों है और ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारी फिर से हम पृथ्वी बना लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी आ गई। ठीक है, और ये हमारा छोटा सा सूर्य बना ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सूर्य बना लिया। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं सूर्य का प्रकाश, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर ये पड़ा। ठीक है, और ये पड़ा, तो हमारा सूर्य का प्रकाश अगर आप देखोगे एक टाइम पर आधे भाग में ही पृथ्वी के पड़ रहा है। कितने भाग में पड़ रहा है? आधे भाग में पड़ रहा है। और हमारी पृथ्वी कैसे रोटेट कर रही है? ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये जो लाइन है हमारी कौन सी लाइन है, मान लेते हैं कि हमारी ये लाइन ग्रीनविच वाली लाइन है। ठीक है, अब ग्रीनविच वाली लाइन जो है इससे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ेगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर सबसे पहले आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ का जो समय होगा ग्रीनविच से आगे होगा, क्योंकि जैसे कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश, जिस समय सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ठीक ऊपर होता है उस समय उस एरिया में कितने बजते हैं? 12। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कि यामी उत्तर रेखा गुजर रही है यहाँ से, जिसका मान रख लेते हैं कितना 90 डिग्री हम मान लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री मान लेते हैं। 90 डिग्री का ये एंगल है। 90 डिग्री वाली जो ये हमारी यामी उत्तर रेखा है उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बजेंगे? 12 बजेंगे। अब यहाँ 90 डिग्री से हमारी 0 डिग्री के एंगल तक अगर आओगे तो यहाँ पर आपको कितने टाइम जोन देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर अगर आप आओगे तो 15 से डिवाइड करो 90 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 अलग अलग टाइम जोन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 छक्का 90। ठीक है, तो 6 अलग अलग आपको टाइम जोन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 2 मैं बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, मेरी इतना अच्छी आर्ट नहीं है। ठीक है, आप ये देख सकते हो 6 अलग अलग टाइम जोन है। तो यहाँ का जो समय होगा, ठीक है, वो यहाँ का जो समय होगा, ये वाला एरिया जो आपको देखने मिल रहा है, यहाँ का जो समय होगा वो ग्रीनविच से 6 घंटे आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे पहले सूर्योदय हुआ। ग्रीनविच जो है घूमकर, ये जो एरिया है घूमकर यहाँ पर 6 घंटे लेट पहुँचेगा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर सूर्योदय होगा। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो। और हाँ, एक मिनट, जो हमारी पृथ्वी है ये पृथ्वी हो गई और ये हमारी लाइन है। ठीक है, तो जिस समय यहाँ पर 12 बजेंगे, यहाँ पर 12 बजेंगे जिस समय, उस समय यहाँ पर रात के 12 बजे होंगे। क्या पर? यहाँ पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी के आधे भाग में ही पड़ता है एक टाइम पर। ठीक है, चूंकि आधे भाग में सूर्य का प्रकाश एक टाइम पर पड़ रहा है तो आधे भाग में यहाँ पर क्या होगा? उजाला होगा।
ठीक है, और आधे भाग में यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा, ठीक है, अंधेरा होगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो ये याद रखना, ठीक है। ग्रीनविच से आगे का, ग्रीनविच से आगे 12 टाइम जोन है और ग्रीनविच से पीछे 12 टाइम जोन, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पर 12 बज गए, ठीक है, तो यहाँ पर सुबह के 6 बजेंगे। कितने? सुबह के 6 बजेंगे। जो हमारा ये ग्रीनविच वाला एरिया होगा, यहाँ पर सुबह के 6 बजेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में जो अंतर आप देखने मिलेगा 6 घंटे का टाइम में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ का टाइम जो है 6 घंटे पीछे होगा। और जब ये वाला एरिया ग्रीनविच जो है, ये जब घूम के पहुंच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जिस समय इससे पूरी की पूरी ग्रीनविच लाइन के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, ठीक है, पूरी की पूरी ग्रीनविच लाइन के ऊपर सूर्य की किरणें जिस समय सबसे बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, उस समय यहाँ पर 12 बज जाएंगे ग्रीनविच में, ठीक है। और ग्रीनविच से जो पीछे वाला एरिया था ये वाला, ये तब घूम के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 बजे होंगे। तो ग्रीनविच से आगे 12 टाइम जोन है और ग्रीनविच से पीछे 12 टाइम जोन है। कैसे टाइम जोन है इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ग्रीनविच है ये, ठीक है। अब ग्रीनविच जो है इसको हमने मान लिया है 0 डिग्री की लाइन, ये समय निर्धारण का काम करती है, ठीक है। अब जिस समय ग्रीनविच में यहाँ पर 12 बजे हैं, ठीक है, ग्रीनविच से 1 घंटा पहले यहाँ की ये जो लाइन आपको देखने मिल रही है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है, एक मिनट, हाँ यही वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है, इसके यहाँ पर क्या है कि सूर्य का प्रकाश 1 घंटा पहले बिल्कुल सीधे था, अर्थात यहाँ पर 12 इसका यहाँ का जो टाइम जो है ग्रीनविच से 1 घंटा प्लस होगा, ठीक है, यानी कि 12 प्लस 1 कितना हो गया, 1 बज गया, ठीक है। इससे पहले 1 घंटा पहले ये वाली जो आपको देखने मिल रही रेखा है, ठीक है, 15 डिग्री प्लस इसमें भी कर दो, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ी थी, तो यहाँ पर कितने बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 बजे देखने को मिलेंगे, जब यहाँ पर 12 बजेंगे तब, ठीक है, जब यहाँ पर बजेंगे 12 तो यहाँ पर 1 बजेगा, यहाँ पर 2 बजेंगे, यहाँ पर 3 बजेंगे, यहाँ पर 4 बजेंगे, यहाँ पर 5 बजेंगे। इस तरह से 12 टाइम जोन आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ग्रीनविच से अगर पीछे की बात की जाए, ठीक है, अब यहाँ पर 12 बज रहे और 12 ग्रीनविच से यहाँ का टाइम जो है वो पीछे चल रहा है, ठीक है। तो इधर वाले एरिया में जैसे कि ये लाइन है, तो यहाँ पर कितने बजेंगे, 11 बजेंगे, यहाँ पर कितने बजेंगे, 10 बजे होंगे, यहाँ पर कितने बजे होंगे, 9 बजे होंगे। ऐसी तरह से 8, 7, 6, 5, 4, तो ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो कि वर्क किस तरह से करता है काम, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूरी हमारी पृथ्वी जब घूम जाती है तो टाइम डेट बदल जाती है, उसी को ये दिखाती है, ठीक है। जो 180 डिग्री की लाइन है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अब देशांतर और समय लिखित रूप में यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल में सब याद हो जाएगा, ठीक है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। कहने का अर्थ ये है कि ग्रीनविच जो है, ठीक है, ग्रीनविच पर स्थित सभी प्रमुख याम्योत्तर, अर्थात एक मिनट, हाँ, अर्थात मान लो कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर क्या है कि ये वाली जो एक मिनट ये लाइन है जो ग्रीनविच है, ठीक है। अब जब ग्रीनविच के ऊपर, ग्रीनविच की पूरी रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आप देखोगे सूर्य की किरणें जो पड़ती है अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है। पूरी की पूरी पृथ्वी पर जो सीधी वाली लाइन होती है, देशांतरी रेखाएं होती हैं, उस पूरी रेखा के ऊपर सीधी में पड़ती हैं, ठीक है। हम याम्योत उसी अक्षांश रेखाओं की बात नहीं कर रहे, अक्षांश रेखाओं का बात अलग होता है क्योंकि उनके ऊपर तो ऐसी सीधे इधर पड़ेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि सूर्य के ताप की बात की जाएगी अक्षांश रेखाओं में, यहाँ पर सूर्य की किरणों की बात की जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे देशांतरी रेखाओं में तो पूरे के पूरे पृथ्वी के आधे भाग में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। अब जब सूर्य का प्रकाश पूरे आधे भाग में पहुंचेगा तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है जिस ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, यानी कि जब यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर सबसे अधिक प्रकाश पड़ेगा, ठीक है। जब सर ऊपर करके देखोगे जिस समय 12 बजे के टाइम पर जैसा आप देखते हो सूर्य बिल्कुल सीध में आपको देखने मिलता है आपके सर के ऊपर, ठीक है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर 12 बजेंगे, ठीक है। यानी कि इस लाइन के ऊपर इस देशांतरी रेखा में जितने भी देश आएंगे, यानी मान लो कि यहाँ पर आ रहा है आपका एक अलग देश, यहाँ पर अलग देश आ रहा है, यहाँ पर अलग देश आ रहा है, तो इन सभी देशों में कितने बजेंगे, 12 बजेंगे, ठीक है। कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है था, वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में होंगे, यानी कि मान लो कि ग्रीनविच से पहले जो इलाके हैं वहां पर क्या है कि उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, और ग्रीनविच के पीछे जो इलाके यानी कि जैसे कि ये इलाका है, ठीक है, ग्रीनविच में अभी जैसे ग्रीनविच पीछे बढ़ेगा तो ये आगे आएगा, ठीक है। तो जो ग्रीनविच से पश्चिम में है उनका समय यहाँ से पीछे होगा, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में
अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, जो कि अभी हम देख चुके हैं। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमते हैं, ठीक है। अब 15 डिग्री जब 1 घंटे में घूम रहे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और जब आप 60 मिनट को 15 से डिवाइड करोगे तो 4 मिनट में आपको 1 डिग्री घूमती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में अगर आप देखोगे, ठीक है, 15 डिग्री पूर्व यानी कि उससे 15 डिग्री पहले वाला जो इलाका था वहां पर 60 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रीनविच के समय से वहां का समय जो है 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहां पर दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री अगर आप पश्चिम में देखोगे पीछे की ओर, तो ग्रीनविच के समय से वो जो है 1 घंटा पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि वहां सुबह के 11 बजे होंगे। तो भैया यहां पर देखने को मिलता है समय में अंतर इस प्रकार से। इसी तरह जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है, जब ग्रीनविच के ऊपर जो कि बिल्कुल सीध में है, ठीक है, ग्रीनविच से विपरीत जो एरिया है वो है 180 डिग्री का, तो वहां पर रात्रि होगी, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में भारत में देख लेते हैं कि भैया हमारे भारत में जो मानक समय है उनको किस तरह से निर्धारित किया गया। तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। कहाँ पर? भारत का द्वारका और असम का डिब्रूगढ़। हम एक काम करते हैं, पहले इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो हमारा भारत देश जो है अगर आप देखोगे तो देखने को मिलता है ये, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा गलत बन गया ज़्यादा। ये इतना ही तो विस्तार है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, इतना विस्तार है। अब ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप इस लाइन को देखोगे, यहाँ से जो हमारी देशांतरी रेखा गुजरती है और यहाँ से जो देशांतरी रेखा गुजरती है, हमारा भारत स्टार्ट हो जाता है 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, और ख़त्म कहाँ पर वो होता है जाकर के, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 97 डिग्री 25 मिनट पर ख़त्म होता है जाकर। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देशांतरी विस्तार देखोगे तो आपको अगर 97 से 68 माइनस किया जाए तो 29 कुछ देखने को मिलेगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ अंदाजी के रूप में हम कह सकते हैं 29, ठीक है। अब 29 में अगर आप देखोगे तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट के आसपास निकल के आएगा, क्योंकि 15 डिग्री में ये 1 घंटा घूमता है, तो लगभग हम 2 घंटे मान लेते हैं, लगभग 2 घंटे का अंतर यहाँ से यहाँ के बीच में देखने को मिलेगा। अब सपोज दैट कि भाई हमारे देश में टाइम हम मान लेते हैं यहाँ के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर जिस समय 12 बजेंगे उस समय हमारे देश में, पूरे देश में 12 बजेंगे, अगर हम ये मान लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ के जो टाइम है उसमें डिफरेंस मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है। अब मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी, उसमें टाइम निर्धारित किया गया कि भाई आपको हमारे देश में जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वो 9 बजे खुल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ का जो व्यक्ति, वहाँ पर सूर्योदय हो रहा है 5 बजे, ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है 8 बजे, ठीक है। ये 5 बजे उठेगा और उठने के बाद में अपनी सारी दैनिक क्रिया करके 9 बजे आराम से पहुंच जाएगा ऑफिस। यहाँ पर चूंकि सूर्योदय हो रहा है 8 बजे, ठीक है, क्योंकि 5 से 6 से 7 बजे, ठीक है, 2 घंटे का समय का अंतर है, तो इसको 2 घंटे का लॉस होगा। इसलिए हमारे देश में क्या किया गया, मध्य की लाइन खोजी गई कि भाई मध्य की लाइन मिल जाए, उस लाइन से हम अपने देश में क्या है कि टाइम जोन निर्धारित करें। जिस देश का अक्षांश देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, जैसे कि हम रूस को ले लें, रसिया ले लें, तो वहां पर आपको बहुत सारे टाइम जोन देखने को मिलते हैं। अब हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अगर आप अंतर देखोगे तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए यह कहना आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली जो किसी भी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 97, यहाँ पर देखोगे, मतलब हमने क्या किया है, अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर 97 और 68 मान लिया है। वैसे जो एग्जैक्ट पॉइंट में था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ के मानक समय को मानते तो यहाँ के व्यक्ति को 1 घंटा 45 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ के समय को अपना देश का मानक समय मान लेते हैं तो यहाँ के व्यक्ति को 1 घंटा 45 मिनट का क्या है कि नुकसान होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने क्या किया, ऐसा करते हैं कि भाई हमारे देश के जो बीच से रेखा गुजर रही है, बिल्कुल बीच से, हम उसे ही देश का मानक समय रेखा मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री पूर्व से हमारी जो रेखा गुजर रही थी, हमने उसको मान लिया अपने देश का मानक याम्योत्तर रेखा, ठीक है। अब भारत में 82 डिग्री पूर्व, देखो हम पूर्व का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हर जगह पर आप देखते होगे पूर्व का इस्तेमाल किया था। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझ लो। इस मैप में दिया गया अच्छे ढंग से,
जो ये ग्रीनविच वाली लाइन, इसको मिडिल लाइन माना गया। इसके इधर वाले आधे भाग को हमने क्या किया, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और इसके इधर वाले आधे भाग को हमने क्या नाम दिया, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो हमारे भारत को अगर आप देखो तो पूर्वी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में हम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम जब कहीं भी देशांतरी स्थानों की बात करते हैं तो पूर्व शब्द का इस्तेमाल इसीलिए वहां पर किया जाता है, ठीक है, देशांतरी मानकों का बात जब भी हम बात आती है, ठीक है। तो हमारी जो ये 82.5 डिग्री की लाइन है ये देखने को मिलती है, ये इसको ही मानक यामी उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों से आपको इलाहाबाद का नैनी देखने को मिलता है, यहां से होकर के गुजरती है। इस यामी उत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और भारत ग्रीनविच से के 82 डिग्री 30 मिनट या फिर हम कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। अतः यहां का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। कितने घंटे? 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। जबकि लंदन में अगर आप देखोगे, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो हमारे यहाँ पर शाम के 7:30 बज जाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर 5 घंटा 30 मिनट पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। जब हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब लंदन में वहाँ पर दोपहर के 2 बजते हैं तो हमारे यहाँ पर शाम के 7:30 बजे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा समय जो है वहाँ से 5 घंटा 30 मिनट 5.5 घंटा आगे, ठीक है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, जिस कारण वहां एक से अधिक मानक समय निर्धारित करने पड़ते हैं। मान लो कि कोई देश है जो कितने से 15 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कितने 60 डिग्री पर जाकर के खत्म होता है, या फिर मान लेते हैं 90 डिग्री पर जाकर खत्म होता है। भाई ऐसा देश जो कि 15 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 90 डिग्री पर जाकर खत्म हो रहा है, तो वहां पर तो कई सारे टाइम जोन बन जाते हैं, क्योंकि 15 डिग्री में एक टाइम जोन 1 घंटे के अंदर मिलता है। अगर आप 15 डिग्री चल गए तो 1 घंटे का अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे देशों में कई सारे टाइम जोन देखने को मिलते हैं जिनका देशांतरी विस्तार यानी कि इस तरह से, ठीक है, विस्तार बहुत अधिक देखने को मिलता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस को अगर आप देखो तो रूस में 11 मानक समय। भारत में भी कभी कभी बात होती है कि हम यहाँ पर कई सारे मानक समयों को रख दें, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारी, इसको एक घंटे वाले 24 मानक समय में बांटा गया है अगर आप देखोगे, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी पृथ्वी में आपको 24 अलग अलग मानक समय देखने को मिलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब एक बार हम एक काम करते हैं, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते ताकि एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए, और अगर कोई भी टॉपिक बच गया है तो इसके बाद वाला जो चैप्टर है इसी से डीपली कनेक्टेड है, उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देना। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टोरी देखी बहुत ही अच्छे ढंग से, किसकी? ग्लोब की। भैया ग्लोब को कैसे बनाया गया, ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को 2 भागों में कैसे डिवाइड किया। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमने देखा भैया जो हमारा विषुवत वृत्त देखने को मिलता है, तो विषुवत वृत्त क्यों बनाया गया, इसका निर्माण कैसे किया गया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध देखा हमने, दक्षिणी गोलार्ध हमने देखा, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी, यहाँ पर पूर्वी ने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमने ये भी देखा कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एंड आगे बढ़ते तो हमने देखा कि भैया अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, ठीक है। देखो ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि भैया अक्षांश रेखाएं होती कितनी है, पूरी की पूरी अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो मान लेते हैं भैया 90 इधर है, 90 डिग्री तक जाते हैं, 1 डिग्री की एक अक्षांश रेखा है, और 90 ही आपको पीछे देखने को मिलती है, ठीक है। 90 एक मिनट हम क्या करते हैं, 90 + 90 कर लेते हैं, ठीक है। 90 + 90 तो कितनी मिल गई आपको? 180, ठीक है। लेकिन 180 नहीं है, बहुत सारे लोगों के 180 क्यों? क्योंकि जो आपकी विषुवत वृत्त है, ठीक है, ये एक रेखा है मान लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद में 1-2 शुरू होती है, इससे तो हम हटा ही देते हैं, 0 डिग्री की लाइन है। जो आप ऊपर का और नीचे का पॉइंट देखोगे, ठीक है, जो आपका हमें ये ध्रुव मिलता है, ये रेखा नहीं है, ये एक पॉइंट है। कितनी पॉइंट है? तो ये 2 हटा दो, ठीक है, बाकी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना होगा आपको कि कितनी हमारे यहाँ पर रेखाएं होती हैं। इसके बाद में हमने देखा कि भैया महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी जो कि एक दूसरे के समानांतर होती है, जिसमें आपको विषुवत वृत्त मिलता है, उत्तरी ध्रुव मिलता है, दक्षिणी ध्रुव मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, हमने इनको देख लिया। इसके बाद में और आगे बढ़ते तो हमने ताप कटिबंधों के बारे में डिस्कस किया। ताप कटिबंध कैसे कि भैया हमारा जो, जैसे कि इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं समझा। ये हमारी विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के इधर आपको 23.5 डिग्री में देखने को मिलती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में देखने को मिलती है मकर रेखा। इसके बीच वाला जो इलाका होता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें भी सबसे अधिक पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर गर्मी सबसे अधिक होती है, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय इलाका। इसके बाद में जैसे आप देखोगे तो ये वाला इलाका जो आपको देखने को मिलता है उत्तर में,
और ये वाला इलाका जो आपको देखने मिलता है दक्षिण में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर जो तापमान रहता है वो मध्यम रहता है। और जब हम नीचे आते हैं इस वाले एरिया में देखते हैं और इस वाले एरिया में देखते हैं, तो ये वाले एरिया में सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी पड़ती हैं। हम ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो सूर्य है वो क्षितिज से ऊपर कभी नहीं जा पाता। एक चीज़ और है, हमारी जो पृथ्वी, अगर आप पृथ्वी का अध्ययन करोगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा इशारा यहाँ पर कर देते हैं। हमारी पृथ्वी को अगर आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ठीक है। ये हमारी विषुववृत्त हो गई, ये हमारी मुख्य लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ से ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखो तो 66.5 डिग्री का एंगल ये बनाती है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से हम मान लो कि सूर्य का प्रकाश यहाँ है, सूर्य इसका प्रकाश डाल रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश डाल रहे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ध्रुव है, ठीक है, ये वाला ध्रुव है, 6 महीने तक यहाँ पर अंधेरा रहता है, यहाँ पर उजाला रहता है, यहाँ पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ठीक है। और जब ये पृथ्वी हमारी घूमकर इधर साइड आ जाती है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो क्या है कि यहाँ पर 6 महीने तक दिन रहता है और यहाँ पर 6 महीने तक रात रहती है, ठीक है। 6 महीने तक यहाँ पर सूर्य जो है क्षितिज पर रहता है, मतलब सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है, अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमती रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहती है। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमने ताप कटिबंधों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, फिर हमने देशांतरी रेखाओं के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, देशांतरी रेखाओं के बारे में डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट देशांतरी रेखाएं होती हैं। हमने देखा अक्षांश रेखाएं जो होती हैं मुख्य रूप से किसी भी स्थान की स्थिति बताने का काम करती हैं एंड ताप कटिबंधों का कार्य करती हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर कितना ताप पड़ता है वो निर्धारित करती है। ताप कटिबंध को और गहराई से हम क्लास 9 की NCERT ज्योग्राफी में समझेंगे। एक चैप्टर दिया गया है जिसमें बहुत डिटेल में बात की गई है, ठीक है, देशांतरी रेखाओं के बारे में भी वहाँ पर डिटेल में बात की गई। फिर हमने मैप के माध्यम समझा ग्रीनविच जो इसे 0 डिग्री की लाइन मानी गई है, और ग्रीनविच से आगे का जो समय है, यहाँ का समय ग्रीनविच से प्लस में होता है, जैसे कि जब यहाँ पर ग्रीनविच में 12 बजेंगे, ठीक है, तो इससे आगे, ठीक है, इससे आगे का समय जो होगा ग्रीनविच से पहले यहाँ पर क्या जब 15 डिग्री आगे जाओगे तो आपको 1 भी देखना मिलेगा, 30 डिग्री आगे जाओगे तो आपको मिलेगा 2 बजा देखने मिलेगा, 60 डिग्री आगे जाओगे तो आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 बजा देखने मिलेगा शाम को। तो इस तरह से ग्रीनविच से आगे के जो इलाके हैं पूर्वी गोलार्ध में, वहाँ का समय ग्रीनविच से आगे होगा, एंड ग्रीनविच से पीछे का इलाका जो होगा वहाँ का समय ग्रीनविच से पीछे होगा। आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर देशांतर और समय, इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई देशांतर, हाँ वही चीज़ जो हमने पीछे डिस्कस की थी कि भाई देशांतर जो है और जो टाइम है किस प्रकार से वर्क करता है, यहाँ पर हमने पूरा कैलकुलेशन वगैरह रखा था ताकि आपको डिसाइड मतलब एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड इसके बाद में हमारे भारत देश का जो मानक समय उसको हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हमारे भारत में मानक समय रेखा है। याद रखना मानक समय रेखा हमारे देश की 82.5 डिग्री पर जाती है, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट आप कह सकते हो पूर्व में, ठीक है। पूर्व में हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो पूर्व तो याद रखने की आवश्यकता है नहीं। कहाँ से गुजरती है तो मिर्जापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के कुछ मतलब हम कह सकते हैं स्रोतों से। नैनी एक जगह है, अब तो फिर प्रयागराज हो गया है, अभी भी वो पुस्तक में इलाहाबाद नाम देते हैं, ठीक है, प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है, ठीक है। एंड रूस में 11 मानक समय, जिन देशों का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, यानी कि ऐसे ऐसे जो देश बहुत ज़्यादा फैले होते हैं वहाँ पर 1 से अधिक मानक समय निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो, अभी तक आप वेट करवा रहे हो, ठीक है, इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, इतने बड़े बड़े वीडियोस आते हैं, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, शर्म आती है क्या? कर लो सब्सक्राइब, बहुत ही अच्छी क्लास आती है, ठीक है। एंड आपको बता दें कि हमारे सेकंड चैनल पर हिस्ट्री की क्लास आई थी आज, एंड डेली आएगी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम 2 दिन आपके लिए क्लास नहीं ला पाए थे, गले में प्रॉब्लम हो गई थी। इसके बाद मैंने ग्रुप में पोस्ट भी डाली थी, अभी भी प्रॉब्लम है बट मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अब क्या है कि क्लासेस आएंगी, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊंगा बट क्लासेस आएंगी। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी कर लें, टेलीग्राम पर हम PDF वगैरह देते रहते हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता है बता दें, हमारे चैनल पर NCERT की क्लासेस बिल्कुल फ्री में चल रही हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस इनको कंप्लीट कवर करेंगे। हाँ, डेली ज्योग्राफी की क्लासेस 1 आएगी एंड पॉलिटी की क्लास हम आज से स्टार्ट करें, सुबह 7 बजे आपने देखी होगी पॉलिटी की क्लास आई थी, एंड डेली इसी प्रकार से पॉलिटी की क्लासेस आएंगी। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों को NCERT के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे NCERT के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। किस नंबर पर मैसेज करना है? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए एंड आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर मिलता है पृथ्वी की गतियाँ। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसके बारे में आधी से ज़्यादा बातें तो हमने चैप्टर नंबर 2 में ही कवर कर लिए। इसका वीडियो कल आएगा ठीक 12 बजे, तो सभी लोग देखना मत भूलना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम घूर्णन की बात करेंगे, परिक्रमण की बात करेंगे, कक्षीय समतल की करेंगे, प्रदीप्त वृत्त की बात करेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है, प्रदीप्त वृत्त। एंड इसके बाद पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की दैनिक गति वगैरह, ठीक है।
और पृथ्वी की दैनिक गतियों का प्रभाव क्या पड़ता है, दैनिक गतियों के प्रभाव की वजह से क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर समझ लो कि भाई देखो कैसे होता है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया। जिससे देखो हमारी पृथ्वी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो थोड़ी सी झुकी हुई है ये देख रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ से यहाँ आएगी तो आप देखोगे सूर्य का जो प्रकाश है वो इस एरिया में, ठीक है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव मिलता है यहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी रहेगा। और जैसे जैसे ये घूमती घूमती यहाँ पर पहुँचेगी तो आप देखोगे यहाँ पर लगातार 6 महीने तक रात रहेगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी के आधे भाग में सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और पृथ्वी अपनी जगह पर घूर्णन करती, झुकी है। झुकने का आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर गई तो ऐसी ही झुकी रही, ठीक है, फिर लौट के आ रही तो ऐसी ही झुकी है। ठीक है, तो पृथ्वी हमारी जो है ऐसी ही झुकी रहती है, इसके आधे भाग में प्रकाश पड़ेगा। अब यहाँ से जब तक यहाँ पर नहीं आ जाता है, आधे भाग में क्या होगा कि अंधेरा रहेगा और इधर वाला जो ध्रुव है वहाँ पर उजाला रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड हमारे आज के चैप्टर में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।